हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 5। तो अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और वो ट्रांजिशन स्मूथली किया कि पहले हमने थोड़े इजी लेवल, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए एंड देन ग्रेजुअली हम अपना लेवल इंक्रीज करते चले गए और हम कुछ एक टफ कैटेगरी के अच्छे शानदार से क्वेश्चंस अब फाइनली सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 5 के बाद हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स कुछ अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए शानदार से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट आज हम पार्ट 5 लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें कुछ जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आई होप यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका वेबसाइट है www.magnetbrains.com, जहां पर आपको K-12 तक मतलब किंडरगार्टन से K-12 से लेकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स, IIT जेईई, CUET, NTSC, ओलंपियाड और काफ़ी सारे सेक्टर्स और सेगमेंट्स, इन सारे सेगमेंट्स में आपको फ्री 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स। यानी हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट के पूरे कंप्लीट पैकेजेस, पूरे के पूरे प्रॉपर कंप्लीट कोर्सेज एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं, कोई ट्रायल वर्जन जैसा कोई मोड नहीं, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स। यानी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है एट जीरो कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, आई होप यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें एट जीरो कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। शुरुआत करेंगे क्लास। हम इंश्योर करते हैं कि हम हर चैप्टर के, हर एक सिंगल चैप्टर के प्रॉपर एक सिंगल टॉपिक के, हर चैप्टर के एक सिंगल टॉपिक के प्रॉपर डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाए। डेफिनेटली उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे, तो उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए, उन्हें और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से उन्हें और क्लियर किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें और एप्लीकेशंस पर एम्फेसिस या फोकस रखें। यानी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपकी डेवलप करवाई जाएगी इन थ्योरी लेक्चर्स यानी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के थ्रू। हमेशा स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने पर उस टॉपिक को कंसोलिडेट करने के लिए, उस टॉपिक को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हम उसकी DPP सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू स्टूडेंट्स आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। आपके रिवीजन आपकी और ज़्यादा मजबूत, उस चीज़ को और अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए आपके पास रखा गया है ताकि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसकी DPPs के थ्रू आप उसको और बेहतर और मजबूत बना पाएँ, उस पर एक अच्छी कमांड डेवलप कर पाएँ। बट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट www.magnetbrains.com पर आपके लिए इजीली एक्सेसिबल या अवेलेबल है। आप हमेशा इन्हें बिना किसी पेड वर्जन के फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ DPPs के PDF स्टूडेंट्स बल्कि उन DPPs के भी वीडियो सॉल्यूशंस हम क्रिएट करेंगे। यानी कि आपके जो भी DPPs बनेंगे उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस, रादर ये सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स टू मेक यू प्रिपेयर फॉर IIT जेईई। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हम हर चैप्टर पर थ्रू ऑल दीज डिफरेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, DPPs, MCQs, PYQs, डाउट क्लैरिफिकेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन सब के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं ताकि आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो। हर चैप्टर पे हर एक पहलू को आप टच करें, हर एक एंगल से कोई भी चीज़ ना छूटे। हमारा हमेशा से मोटिव या इंटेंट रहा है कि हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पर भी फोकस करें, यानी कि डेफिनेटली हर तरह की वैरायटी, हर तरह का डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन हम ट्राई करें ताकि डेफिनेटली हर तरह का अप्रोच हमारे पास हो और हर अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया हो ताकि एग्जाम में जो भी चीज़ आपके सामने आए आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाए। तो वो भी सॉल्व करने पर हम ध्यान देंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि किसी भी एग्जाम को तैयार करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसके पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यानी जब भी आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस एग्जाम की एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी, उस एग्जाम की थॉट प्रोसेस आपको समझ आएगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है, उनके पीछे क्या साइकी होती है, क्या मेंटालिटी होती है और क्या थॉट प्रोसेस से उनको सॉल्व करना
करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डेवलप करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जेई मेंस और जेई एडवांस के सॉल्व करके। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व किए जाएंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें भी हम एक्नॉलेज करेंगे। बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उस लिंक पर क्लिक करिए। लिंक पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। आप आस्क मी योर डाउट पर क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पर आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सारे डाउट्स हम एक्यूमुलेट करके एक साथ एक कॉमन लेक्चर में सारे के सारे डाउट्स एड्रेस कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमेशा याद रखिए कि डाउट सिंपल रखिए, डाउट जेनरिक रखिए। अगर कुछ जनरल सी क्वेरी है तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसे किसी ना किसी आने वाले अपकमिंग लेक्चर में हम डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो आपके डाउट्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें डेफिनेटली आस्क मी योर डाउट के थ्रू आप हमें फॉरवर्ड करिए। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज़ और कि डाउट्स आपके रेलिवेंट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेलिवेंट होने का मतलब है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, अगर उनसे वो डाउट्स होंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इस तरह की हायरार्की को फॉलो करेंगे ताकि चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो और अननेसेसरी का केओस क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से आप डाउट्स पूछिए। एनीवे, अ डाउट इज ऑलवेज अ डाउट, और डाउट को हमेशा रिजॉल्व हम करेंगे डेफिनेटली इन डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स आप अपने चैप्टर की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? यानी आपके चैप्टर की तैयारी कैसी चल रही है, आपके उस चैप्टर पे कैसी कमांड डेवलप हो रही है, उस चैप्टर में कौन सा एरिया आपका वीक है, कहाँ पे और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें एसेस और इवेलुएट कर सकते हैं आप अपने चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। यानी हर चैप्टर का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को देकर आप देख सकते हो कि हाँ, मैं इस एरिया में लैक कर रहा हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक पर और ज़्यादा कमांड डेवलप करने की जरूरत है। और इस तरीके से आप चीज़ें सोच सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे काम करना है, इस पे काम करना है, ये चीज़ थोड़ी वीक है शायद, तो इसके थ्योरी लेक्चर्स देख लेता हूँ, इसकी और डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट पर भी। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात कि आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, कोई नॉन अकेडमिक इशू है, कोई भी अपडेट है, हर चीज़ को लेकर हम गाइड करते रहेंगे, हर चीज़ को लेकर आपको नोटिफिकेशंस देते रहेंगे। यानी कोई भी नई चीज़ हो रही है, कोई भी नई एक्टिविटी हो रही है जिसको लेकर आपको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, हर वो चीज़ हम करेंगे ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, नोटिफाइड रहें और आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर कोई नॉन अकेडमिक इशू भी है, कोई परेशानी भी है, तो हम उससे भी रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और उन्हें भी डेफिनेटली टाइमली ऑल द फैकल्टी मेंबर्स विल कीप कमिंग एंड कीप गाइडिंग यू अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो आपको करते रहना चाहिए ताकि आपकी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो उससे कोई भी चीज़ आपको बॉदर या हैम्पर ना करे और आप तैयारी अच्छे से करते चलें। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। यानी कि जब ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, आपकी एग्जाम से पहले आप चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी कर रहे होंगे। यानी आप हर चैप्टर को एक प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे, यानी एक प्रिसाइज मैनर में, एक क्रिस्प मैनर में, एक कंसाइज मैनर में हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे वन शॉट में, एक ही शॉट में, ताकि एग्जाम के वक्त जो आप घबराहट होती है, जो एंजाइटी आपको डेवलप होती है कि अभी एक बार फिर से चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसकी भी दुविधा आपकी दूर कर दी है। वो चैप्टर का वन शॉट रिविजन भी हम क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू आप पूरा चैप्टर रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आपको अश्योर करेंगे कि हाँ, ये चैप्टर अब अच्छे से आपके ब्रेन में रिवाइज करवा दिया गया है, कंसोलिडेट करवा दिया गया है और उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर चैप्टर को लेकर, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स आपको करवा कर देगा। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात कि आप हमेशा याद रखिए कि ये एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नहीं है इन सारी चीज़ों का, ये प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे चलेंगे तब जाकर आप इस पार्ट को समझ पाएंगे, इस पार्ट के लायक होंगे। आप सीधे अगर वन शॉट रिविजन देखने का प्लान बना रहे हो तो शायद गड़बड़ है। तो हमेशा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करिए स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से चीज़ें होती रहेंगी। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स देयर इज दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू आपके मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे और आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी को और बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। यानी किसी भी एग्जाम को करने का, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके मॉक्स देना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स देना, ताकि एक्चुअल एनिमी को फेस करने से पहले आप उस एनिमी को समझ पाएं कि देखो ये हमारी एग्जाम है और इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और
खास बात कि जेई के मॉक्स और एडवांस के मॉक्स आप देंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ किस सब्जेक्ट में, किस सेक्टर में कैसे काम करना है, उसमें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम डिवोट करना है, ये सारी चीजें आप सोच और समझ पाएंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू। एंड कैन यू बिलीव दैट दिस ऑल इज ब्रॉट टू यू बाय मैग्नेट ब्रेन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट। कोई हिडन चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, सब कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है फ्री में। विद दैट स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की, जहां पर हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसा हमारा प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, और फिर हम उसे साथ में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, कंटिन्यू करेंगे। एक बार जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया, एक बार साथ में समझते हैं। जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसे लिख रहा है वो साइन ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए टाइम्स एक्स, है ना, वेयर दिस इज क्लियरली द साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। और वो कह रहा है इसका एक फंडामेंटल जो पीरियड है दैट इज पाई, तो वो ए की किस वैल्यू के लिए होगा, दैट्स द क्वेश्चन। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है क्लास, सीधे सीधे सोचिए आपको क्या क्या दे रहा है वो। उसने 2-3 चीजें कही आपसे, उसने कहा है साइन ऑफ व्हाट स्टूडेंट, साइन ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर, सो साइन ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, है ना। तो अंडर रूट किसके ऊपर लगा हुआ है सर, बहुत ही मजेदार सा उसने इस एक्सप्रेशन को बना दिया है। तो अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए टाइम्स एक्स, तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है, और इसका वो पीरियड कह रहा है आपसे पाए। सर सारी बातें छोड़ के हम तो हमारा कॉमन सेंस लगाते हैं। उसने कहा कि ये पहली बात तो एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड उसके अकॉर्डिंग जो है दैट्स पाई, है ना। ठीक है सर, कैसे सोचेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे। मेरे पास जो सिंपल सी थॉट प्रोसेस है, जितना मैं समझता हूं वो ये कि सर साइन एक्स अगर मुझे फंक्शन दे दिया जाता, हैड इट बीन द फंक्शन साइन एक्स, आई वुड हैव सेड कि सर साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसका पीरियड हमें याद है सर 2 पाई होता है। आई होप आपको साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ याद है, हमने एक स्टैंडर्ड सा ग्राफ सीखा है, याद करिए स्टूडेंट्स। ये पार्ट जो होता है ये बार बार यही चीज बार बार रिपीट होती है, तो इसका जो पार्ट होता है, जो इटरेशन होता है, वो 0 से 2 पाई वाला जो जोन होता है, यही बार बार चीजें रिपीट होती हैं, यही पार्ट बस बार बार चलता रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि 0 से 2 पाई में ये चीजें सेम रिपीट होती चली जाती है, इसके बाद बार बार, यानी मैं कह रहा हूं साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, अगर किसी फंक्शन का, हमने एक सिंपल सी थ्योरी पढ़ी थी, अगर किसी फंक्शन का पीरियड है p, अगर किसी फंक्शन का पीरियड है p, तो उस फंक्शन में अगर x में a से मल्टीप्लाई कर दें तो उस फंक्शन का पीरियड हो जाता है p अपॉन उस a की पॉजिटिव वैल्यू। यही काम, यही बात मैं यहाँ पर रिपीट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं सोचना चाहूँ तो मुझसे कह रहा है वो इस फंक्शन का पीरियड है पाई, ठीक है सर मुझे तो पता है साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई होता है तो इस फंक्शन का अगर पीरियड पाई, तो देखो क्या सोच पाएंगे स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा सर, हमारे पास अगर साइन एक्स दिया होता तो मैं कहता कि सर साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन सर साइन एक्स नहीं दिया है, साइन ऑफ समथिंग टाइम्स एक्स दिया है, मतलब कुछ एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, है ना। तो ये वैल्यू जो है x के साथ, आई होप यू आर रियलाइजिंग ये पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है और अंडर रूट की वजह से ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब इस पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं कहूंगा कि सर ये इससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। हम किसे डिवाइड करेंगे, 2 पाई को, क्योंकि जो भी हमारा पीरियड होता है एफ ऑफ एक्स का, अगर एफ ऑफ ए एक्स का यानी साइन ऑफ दिस टाइम्स एक्स का पीरियड निकालना है तो 2 पाई से, जो एफ ऑफ एक्स का यानी साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, उससे एक्स के कोफिशिएंट से उसे डिवाइड करेंगे। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर एक्स का कोफिशिएंट है 2 टाइम्स कितना सर, 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, है ना। तो ये है आपका एक्स का कोफिशिएंट सर, और वो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उनके अकॉर्डिंग जो पीरियड है सर वो है पाई। तो यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग पीरियड निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 पाई अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। कैसे स्टूडेंट्स, ये था साइन एक्स का पीरियड और ये है एक्स का कोफिशिएंट, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमने कंसीडर की जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, और उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसके इक्वल है सर, उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू है पाई के इक्वल। अगर इसी कहानी को हम समझे तो देखो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, सर 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि क्वेश्चन लग बहुत डिफिकल्ट सा रहा था, क्वेश्चन लग बहुत परेशानी देने वाला लग रहा था कि सर 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए और एक्स, तो इसका फंक्शन का पीरियड कैसे निकालेंगे। बहुत टफ बात नहीं थी स्टूडेंट, सीधी सीधी सी थॉट प्रोसेस थी जो हमें अप्लाई करनी थी, जो हमने बेसिक सी प्रॉपर्टीज सीखी हैं पीरियोडिक फंक्शंस को डिस्कस करते वक्त। और सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊँ, उसको यहीं रखूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये मैंने क्या किया,
मैंने इसे उधर लेके गया, ये पूरा पार्ट 1 है। सर अगर अंडर रूट से निजात पानी है तो बड़ी आसान सी अप्रोच है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपको ये मिल रहा है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब सर बड़ी आसान सी बात है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए 1 के इक्वल है तो मुझे ए की वो सारी वैल्यूज लेनी होगी जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। क्या आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स, ए यानी इस वेरिएबल की किन सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा? आई होप आपको इस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है। और बस कॉमन सेंस के जरिए मैं कह सकता हूं कि सर जब जब ए 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, 1 या 1 से बड़ा और या उसके इक्वल एंड 2 से छोटा, जब तक ये बात सेटिस्फाई कर रहा होगा ए, तब डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर जो a होगा वो हमेशा 1 होगा फॉर ऑल a विच इज बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 2। तो a की कोई भी वैल्यू सर जो 1 से 2 के बीच है वो एक्सेप्टेबल होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ a की कोई भी वैल्यू, जैसे a की वैल्यू हो जैसे 1.1, a की वैल्यू हो जैसे लेट्स से 1.3, a की वैल्यू हो जैसे 1.9, ये सब वैल्यू के लिए a का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होना तय है। बस यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, a की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 और 2 के बीच में है? तो कहना है सिर्फ पहले, तो सबसे पहले मैं अगर ऑप्शन ए देखूं तो ऑप्शन ए दिख रहा है 3/2 एंड वी ऑल नो 3/2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 3/2 होता है 1.5 और अगर ये 1.5 होता है तो 1.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? 1। तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी सर? ऑप्शन बी भी मुझे काफी क्लोज लग रहा है, 5/4। 5/4 कितना होगा? मोटा मोटा देखो सर, सिंपल सा थॉट अगर अप्लाई करें, 1/4 होता है 0.25 और 0.25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1.25। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली हाँ बिल्कुल यही होगा 1.25 और 1.25 इज क्लियरली बिटवीन 1 and 2, यानी कि ये जो a की वैल्यू है ये है 1.25 और अगर मैं 1.25 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं स्टूडेंट्स तो क्या ये भी सर 1 के इक्वल आता है? बेशक ये 1 के इक्वल आता है और उस केस में भी मैं कहूंगा कि ऑप्शन बी भी आपका आंसर है। सर व्हाट अबाउट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी? डू यू रियलाइज स्टूडेंट्स की ऑप्शन सी और ऑप्शन डी थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं? क्यों सर? क्योंकि ऑप्शन सी में जो न्यूमरेटर है 2/3 यानी जो न्यूमरेटर है 2 वो 3 से छोटा है, तो ये कुछ ना कुछ होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हो जाएगा सर 0.66 जितना मुझे पता है। और 0.66 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? याद करिए 0.66 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 और उस बेसिस पे ऑप्शन सी हम डिस्कार्ड कर देंगे। What can you say about ऑप्शन डी स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी के बारे में क्या लगता है सर? अगेन अगर ऑप्शन डी ध्यान से देखें तो इसका न्यूमरेटर मतलब 4/5 हमारा फ्रैक्शन है और 4 5 से छोटा है और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 1/5 होता है 0.20 इंटू 4 हो जाएगा 0.80 है ना, तो ये हो जाएगा 0.80। एनीवे सिर्फ आप जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा पाते हैं तभी आप कह सकते हैं ये 0 से 1 के बीच होगा और 0 से 1 के बीच किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कितना होता है स्टूडेंट? सर वो होता है 0, यानी आप डिस्कार्ड कर देंगे ऑप्शन डी को भी और इस बेसिस पे आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। आई होप बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। उसने क्या कहा कि साइन ऑफ दिस टाइम्स एक्स का पीरियड उसके अकॉर्डिंग पाई है। हमारे अकॉर्डिंग साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो जो साइन एक्स का इसका जो कोफिशिएंट है उससे हमने उसकी पॉजिटिव वैल्यू से हमने 2 पाई को डिवाइड किया और उन्होंने जो कहा था उस पीरियड पाई के इक्वल रखा और बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए की वैल्यू जो 1 आई उसके थ्रू हमने ए की पॉसिबल वैल्यूज फिगर आउट करने की कोशिश की। बस उसी बेसिस पर जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगे हमने उन्हें मार्क किया। आई होप बहुत डिफिकल्ट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, सीधा सा कंसेप्ट्स पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन था। एंड डू यू रियलाइज नाउ कि अगर आपको चीजें अच्छे से पता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है, अगर आपने ठीक से सारी चीजें पढ़ी हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है और क्लैरिटी मिलेगी और डिटेल में चीजें पता चलेगी। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स और फिर हम इसे साथ में समझेंगे। आई होप आप इसे साथ में खुद से भी ट्राई करते हो, सॉल्व हो या नो ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं, एक अलग मसला है, लेकिन हमेशा ट्राई करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट उत्तरदायित्व यानी महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑन आर टू आर, मतलब ये ऑल दी रियल वैल्यूज टू ऑल दी रियल वैल्यूज डिफाइंड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये, क्योंकि जब जब फंक्शंस को पता करना है वो इनटू, ऑन टू, वन वन, मेनी वन कैसा है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव है या नहीं, ये सारी बातें पता करने के लिए ये चीज़ों का दिया होना बहुत ज़रूरी है। उसने पहली बात तो कह दिया रियल वैल्यूड फंक्शन तो सिर्फ रियल वैल्यूज ही लेता है,
इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विद दैट वो कह दे रहा है कि वो आर से आर में डिफाइंड है, मतलब ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज ही वो डिफाइंड है। अब वो क्या कह रहा है, वो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये दे रहा है। सर एफ ऑफ एक्स समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर वी गिवन एज एफ ऑफ एक्स? सर एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ अच्छी सी बात वो कह रहा है दैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर। आई होप यू आर रियलाइजिंग, इसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तभी मानूंगा जब वो खुद से लिखे कि एक्स जो है वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो आप इसे एक नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ही प्लीज यूज करिए, इसका कोई और मीनिंग आप खुद से मत निकालिए। अलॉन्ग विद दैट वो लिख रहा है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख रहा है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 और फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आगे हमें दिया गया है -3। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। इसके बारे में वो कुछ ऑप्शंस में पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि सर एफ ऑफ एक्स मेनी वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, एक इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स देता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ओनली 2 रियल वैल्यूज, क्या बात ट्रू हो सकती है, ये सब समझेंगे स्टूडेंट्स। पहले मैं एफ ऑफ एक्स का सिंप्लीफिकेशन चाहता हूं, मैं एफ ऑफ एक्स को स्टडी करना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस कंक्लूजन की तरफ कि इनमें से कौन सी बात सही होगी, वो हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। पर पहले मैं चाहता हूं कि मैं ये देख पाऊं कि एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली एक्चुअली है क्या। तो सर जितना मैं समझ पा रहा हूं एफ ऑफ एक्स को देखकर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि सर ये बातें सारी एक तरफ, क्या हमें एक छोटी सी बात याद है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं, मान लो आपके सामने लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.3 + 1, है ना। तो आप सोच के देखो स्टूडेंट्स 5.3 + 1 यानी क्या, सर आप बेसिकली डील कर रहे हो 6.3 से, और अगर ये ऐसा कुछ लिखा हो, इवन 1 भी नहीं लिखा होता, मान लो कुछ और लिखा होता, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लिख दी होती है ना, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लिखी होती, जैसे कि आपको लिख दिया होता लेट्स से 7, तो 7 और 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 12, है ना, और 12 + 3 मतलब 0.3, तो कितना हो जाएगा 12.3। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 12.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 12। इसी बात को एक और तरीके से आप लिख सकते थे, आप 5.3 का, इस 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते, और चूंकि ये 7 था तो इसको एज इट इज 7 लिख देते, और उस केस में भी 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता 5, और इसे आप लिख देते 7, और इसे आप वापस क्या ले आते 12। मेरा ये कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, बड़ी साधारण सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक इंटीजर वैल्यू दे दी जाए, मतलब अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए और उसमें एक इंटीजर वैल्यू दे दी जाए, है ना, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि वो नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो और उस इंटीजर को एज इट इज ऐड कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा ये बात याद रखिए इस बेसिस पे। और ये नंबर फर्क नहीं पड़ता कैसा है, नंबर इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शन है, कैसा भी है चलेगा, बस अगर इंटीग्रल पार्ट उसमें दिख रहा है तो आप उसको अलग से भी लिख सकते हो, उसका इंटीग्रल पार्ट, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूं और इसी बात को इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, ऐसे सोचो, जैसे इवन अगर मुझसे कोई 5.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछता, कोई कहता कि सर आप निकाल के बताओ 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई वुड हैव सेड कि सर एक काम करते हैं 5.3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.3 + 5, और देखो जैसे ही इसको ऐसा लिखा तो इसमें मुझे एक इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है, इसको मैं अलग से लिख सकता हूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इस 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +5, और 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है 0 + 5, तो हम इसे वापस क्या कंक्लूड करेंगे 5। तो आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि इंटीग्रल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर ही तो होता है। बस उसी बात के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाह रहा हूं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, सर बड़ी आसान सी बात है, एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स को ऐसा कैसा लिखते हैं, और एफ ऑफ एक्स को अगर मैं रीडिफाइन करूं तो ये तो एज इट इज दिख रहा है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा लिख लेते हैं, प्लस क्या आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स + 1, ये जो 1 है ये एक इंटीजर वैल्यू है, 1 को मैं अलग से लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स + 1, आई होप ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है, -3, है ना। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, आई होप ये आपको समझ आया 1 कैसे निकाला, क्योंकि एक इंटीग्रल वैल्यू थी, इसे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसे बाहर रख सकते हैं। और इस बेसिस पर अगर अब मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना चाहूं तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स होगा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 + 1 दैट्स -2। क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि सर अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की कोई नॉर्मल वेरिएबल होता तो ये क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है मुझे, एनीवे ये क्वाड्रेटिक है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, लेकिन आगे जाकर आने वाले समय में आपको सीधे इसके थ्रू क्वाड्रेटिक लिखते हुए आना चाहिए, बट फिर भी चलो अभी फिलहाल के मैं लिख देता हूँ, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स = k। तो एक्चुअल आपका इक्वेशन क्या बन जा रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे सोचो, ये बन जा रहा है सर k² + k
-2। और इसको स्प्लिटिंग द अगर मिडिल टर्म यूज करूं मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में सोचूं तो क्या सोचा जा सकता है सर? सर प्रोडक्ट चाहिए -2 और सम चाहिए +1। तो आई वुड से कि सर एक काम करते हैं, 2k -k में स्प्लिट कर देते हैं। आई थिंक इसका प्रोडक्ट 2 × -1 -2 हो जाएगा और सम हो जाने वाला है k, है ना, -2। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है k²। और अगर इस बेसिस पे मैं देखूं तो आई थिंक हमने चीजें सही की हैं। यहाँ से जो k कॉमन आएगा तो यहाँ पे जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा सर? यहाँ पे फैक्टर आएगा k+2, है ना। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा सर? -1। तो यहाँ से k कॉमन आए थे, यहाँ से -1, तो दूसरा फैक्टर बनेगा k-1। बट ये तो हमने यूज किया इसे, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इसे सिंप्लीफाई किया। लेकिन k एक्चुअली था क्या सर? k तो आपका था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आपका जो f ऑफ x है स्टूडेंट्स, जो आपका f ऑफ x आया था उसे आप क्या लिख सकते हो सर? सर f ऑफ x को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब ये हमारा नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +2। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, है ना। इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा f ऑफ x का थोड़ा एक क्लियर डेफिनेशन है, थोड़ी एक क्लियर सी डेफिनेशन आई है। सर इस बेसिस पे क्या क्या हम पता कर सकते हैं, क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। सर f ऑफ x की जो डेफिनेशन उन्होंने हमें दी थी, f ऑफ x के बारे में जो उन्होंने हमसे कहा था कि f एक फंक्शन है सर फ्रॉम ऑल द r टू r। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका बड़ा आसान सा मतलब होता है, वो आपसे ये कहना चाह रहा था कि सर ये जो वैल्यू है, ये ऑब्वियसली इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ रखा है, ये वैल्यू हमेशा इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स? डोमेन। और ये वैल्यू हमेशा इसकी क्या होती है सर? ये वैल्यू हमेशा इसका को डोमेन होता है। माइंड यू स्टूडेंट्स, ये रेंज नहीं होता है, ये को डोमेन होता है। और इस बेसिस पे अगर मैं चीजें समझना चाहूं तो सर f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-2, ये हमारा फंक्शन है ना। अगर मैं इससे समझाना चाहूं तो f ऑफ x के बारे में वो क्या क्या दे रहा है? f ऑफ x के बारे में वो क्या दे रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1। ऐसा क्यों कह रहा है वो? मतलब इससे फायदा क्या होगा, ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, उसी पे मैं आ रहा हूं। अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखें तो वो कहना चाह रहे हैं ऑप्शन ए में f ऑफ x एक मैनी टू वन फंक्शन और एक इनटू फंक्शन है। मैं यही कंक्लूड करता हूं, लेकिन ऑप्शन बी की हेल्प से देखो समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वो बात कर रहा है, अगर वो कह रहा है f ऑफ x 0 है, f ऑफ x 0 है मतलब क्या? मतलब अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि f ऑफ x 0 है, मतलब कह रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1 0 है। आई होप आपको क्लिक हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर ये 0 है मतलब क्या सर? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। मतलब आप कंक्लूड कर रहे हो सर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 0 होगा, या फिर यानी आप इसे लिखते हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1 0 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। यही दोनों फैक्टर्स थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1। अगर सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 0 के इक्वल है, यानी आप कह रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-2 के इक्वल है, या फिर अगर यहां से सॉल्व करें तो आप कह रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी आसान सी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और इस बेसिस पे अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूँ तो सर x जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो -2 के इक्वल कब होगा सर? जब x for all values of x which are clearly less than -2 और greater than -3। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि जब x -2 से -3 के बीच में होगा, आई होप आपको नंबर स्केल पे दिखती हैं ये चीजें, यहाँ कहीं होगा -2 और यहाँ कहीं होगा -3। तो कहना है इसे सर -2 से -3 के बीच की सारी वैल्यूज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमेशा कितना होगा सर? -2। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, इसको हम लिखेंगे -1 से -2। आई एम रियली सॉरी, इसे हम करेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये होगा -1 से -2, है ना। तो मान लो ये आपका -2 है और ये होगा -1, है ना। अगर -1 से -2 के बीच का कोई भी इंटीजर है, ऑब्वियसली -1 को एक्सक्लूड किया लेकिन -2 को इंक्लूड किया, मतलब -1 से -2 के बीच, या उल्टा और प्रॉपर मैथमेटिकली करेक्शन के साथ बोलूं तो मैथमेटिकल करेक्शन कहता है कि -2 से -1 के बीच, छोटी बड़ी से बड़ी वैल्यू, -2 से -1 के बीच लाई करने वाले हर एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल, है ना। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू जो भी होगी -2 से बड़ी और -1 से छोटी, यानी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, है ना, जैसे कि क्या सर x की वैल्यू होती है लेट्स से क्या -1.2, या फिर होती है सर लेट्स से -1.8, इन सब वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। या फिर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 चाहिए सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 कब होगा सर? जब x जो है वो 1 से 2 के बीच होगा, इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 2, है ना। तो यानी कि सर x की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो फॉर ऑल x विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, है ना। बात समझ आ रही है आई होप स्टूडेंट। जैसे अगर यहाँ पे मैं कहना चाहता तो यहाँ पे क्या कहता मैं, यहाँ पे मैं कहता स्टूडेंट्स क्या कि सर
x की कोई भी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू जैसे आप 1 ले लो, आप 1.2 ले लो, आप 1.3 ले लो, आप 1.9 ले लो, ऐसी सारी वैल्यूज़ पर डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब सोच के देखना स्टूडेंट, x की इन सारी वैल्यूज़ पर और x की इन सारी वैल्यूज़ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो -2 का या +1 होगा, मतलब x की इतनी सारी वैल्यूज़ पे ये सेटिस्फाई होगा, x की इतनी सारी वैल्यूज़ पे ये सेटिस्फाई होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की f ऑफ x इज इक्वल टू 0 x की बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू है। आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप समझो ये जो x की वैल्यूज हैं या ये जो x की वैल्यूज हैं ये इनफाइनाइट वैल्यूज है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं और इन वैल्यूज पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो -2 होता है या 1 होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हो f ऑफ x 0 हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई? यानी सर सोच के देखो ये फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी और उन पर ये फंक्शन 0 ही है। आपको समझ आ रहा है? यानी स्पेसिफिकली मैं अगर बात करना चाहूं तो -2 से -1 के बीच की सारी वैल्यूज और +1 से +2 के बीच की इन सारी वैल्यूज पर इस फंक्शन का ग्राफ 0 ही रहेगा। मतलब x की मल्टीपल वैल्यूज के लिए y की सिंगल वैल्यूज आ रही है। मतलब अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करना चाहें तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा सा बनेगा कि सर x की बहुत सारी वैल्यूज हैं, x की बहुत सारी वैल्यूज हैं और उनकी वैल्यूज के लिए y की एक सिंगल वैल्यू ही है 0। आई होप आपको ये बात समझ आई। सिमिलरली यहाँ पे भी x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उनके लिए भी y की वैल्यू 0 ही है। मतलब ओवरऑल बहुत सारी वैल्यूज के लिए एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। और जब भी मैपिंग ऐसी होती है स्टूडेंट्स, हम इसे किस तरह की मैपिंग कहते हैं याद करिए। दिस इज क्लियरली नॉट अ 1-1 मैपिंग, दिस इज अ मेनी टू वन मैपिंग, दिस इज अ मेनी टू वन मैपिंग, मेनी टू वन फंक्शन। तो पहला कंक्लूजन तो क्लियर हुआ कि एक मेनी टू वन फंक्शन है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कंक्लूजन और समझिए, बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जितना मेरा सेंस कहता है ऑल्दो इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक भी इसे कह देता थोड़ी देर के लिए तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ हमने पढ़े कुछ ऐसे हुआ करते थे। आई एम नॉट सेइंग इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, बट क्वाड्रेटिक यानी अगर एक इवन डिग्री की पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें ऑब्वियसली काफी सारी वैल्यूज लेफ्ट आउट हो जाती थी। मतलब ये जो -इंफिनिटी से यहां तक की कुछ वैल्यू होती थी जो इसका मिनिमम होता था, ये सारी वैल्यूज हम इंक्लूड नहीं कर पाते थे। हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, याद करो, इवन डिग्री के पॉलिनोमियल्स हमेशा इनटू होते हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमा या मिनिमा किसी वैल्यू पर अटेन करते हैं। तो या तो वो किसी एक सर्टेन वैल्यू से नीचे नहीं जा पाते हैं या फिर किसी एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर नहीं जा पाते। मतलब वो पूरे रियल वैल्यूज में, मतलब y की सारी वैल्यूज y एक्सिस पे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि डेफिनेटली इस ग्राफ पे y एक्सिस पे बहुत सारी वैल्यूज छूट जाने वाली हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑल्दो इसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें x की जगह आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x से डील कर रहे हो। और आप याद करो स्टूडेंट, जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x से डील करते हो, याद करो हमने पढ़ा है, हमने f ऑफ x से, याद करो स्टूडेंट्स, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाना सीखा है। और उस केस में ग्राफ ऐसा छोड़ो, सिर्फ ऐसा ऐसा बनता चला जाता है, याद करो हमने बनाना सीखा था। और अगर ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनता चला जाता है मतलब बहुत सारी वैल्यूज पर वो डिफाइंड नहीं होगा। क्या आपको याद आ रहा है? और आपको क्लिक हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स की हेल्प से हम क्लिक कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि हाँ इसका ग्राफ एग्जैक्टली कैसा बनेगा। एक छोटा सा आइडिया देना चाह रहा हूं, अगर ये बात नहीं समझ आई, सर अगर वो क्वाड्रेटिक होती तो उसका ग्राफ ऐसा बनता, लेकिन क्वाड्रेटिक की जगह आप f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हो। आपका फंक्शन f ऑफ x नहीं है जो कि था x² प्लस x माइनस 2। आई होप यही वो क्वाड्रेटिक थी। आपका ये फंक्शन नहीं था स्टूडेंट्स x² प्लस x माइनस 2। आपका फंक्शन तो ये था, आपका फंक्शन था स्टूडेंट्स क्या सर, आपका फंक्शन था f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था स्टूडेंट। कैसा दिख रहा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। बट सर इसके ग्राफ से इस ग्राफ तक पहुंच सकते हैं, याद करिए स्टूडेंट्स हमने बनाना सीखा है। कैसे बनाएंगे सर? सर वो इंटीग्रल वैल्यूज की लेगा, मतलब f ऑफ 0 पर जो वैल्यू होगी, मान लो ऐसा कुछ है, मान लो ये कोई वैल्यू है ना, बस वो उतनी ही वैल्यू लेगा, फिर यहाँ से कुछ वैल्यू लेगा। ये इंटीग्रल पॉइंट्स हम बनाया करते थे, याद करिए, और ऐसे कहानी चलती चली जाती थी। याद करो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा हुआ करता था। बस वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही बनता चला जाएगा। मतलब सर जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो y की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं, मतलब सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही वो एग्जिस्ट करेगा, बहुत सारी वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी। मतलब डेफिनेटली y एक्सिस पे बहुत सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बहुत सारी वैल्यूज नहीं मिलेगी? क्योंकि इस फंक्शन की डेफिनेशन में उसने कहा था ये फंक्शन r से r में डिफाइंड है। मतलब इसका जो कोडोमेन है स्टूडेंट्स, इसका जो कोडोमेन उनके अकॉर्डिंग था, इसका जो कोडोमेन है वो सारे रियल नंबर्स थे। बट मुझे दिख रहा है सर बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है जो छूट जाएंगी, जिनकी कोई प्री इमेज यहाँ नहीं होगी। और अगर उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वजह से होगा क्या सर, 1, 1.1, 1.2, 1.3 इन सबकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो सर ये मेनी टू वन बनेगा और बहुत सारी वैल्यूज छूट जाएंगी y एक्सिस पे। और जैसे ही बहुत सारी वैल्यूज छूटी, क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि ये ऑन टू भी नहीं बन पाएगा, ये एक मेनी टू वन एंड कैसा फंक्शन बनेगा स्टूडेंट्स, ये एक इनटू फंक्शन बन जाएगा क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज कोडोमेन में छूट जाएंगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर आपकी कोडोमेन जो है
जो सर आपकी कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होगी, वो कोडोमेन रेंज से छोटी ही रहेगी, और सॉरी रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी ही रहेगी। कोडोमेन एक बड़ा सेट होगा और उस बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं दिखेगी, और इस आधार पे मैं अगर इस फंक्शन का नेचर समझ चुका हूँ और आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कितना ज़रूरी चैप्टर है, कितनी सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं, कितने सारे अलग अलग नज़रिया पर्सपेक्टिव डेवलप करवाता है, तो मैं सबसे पहली बात तो हाँ डेफिनेटली कह रहा हूँ सर कि ऑप्शन ए सही है। हमने अभी देखा एक्स की मल्टीपल वैल्यूज के लिए वाई की सिंगल वैल्यू मिलेगी, और ये एक इनटू फंक्शन भी है क्योंकि ऑन टू नहीं बन पाया, मतलब y में मतलब को डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे दिखे जिनकी प्री इमेज मुझे इसमें डोमेन में नहीं दिख पाई क्योंकि उसने डेफिनेशन कुछ ऐसी कही थी। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है ये बातें क्यों बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हाँ सर एफ ऑफ एक्स जीरो होता है एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल रख के देखा था, और जब एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल रख के देखा था तो मुझे एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज मिली थी, मुझे यहाँ से एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज मिली थी जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जीरो हो रहा था। और अगर ऐसा हो रहा था तो मैं डेफिनेटली कहूंगा स्टूडेंट्स, क्या मैं अनडाउटेडली क्लिक करूंगा कि ऑप्शन बी भी आपका सही है कि यस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि ये मेनी टू वन है वो तो एक अलग बात है, और इस बात से मेनी टू वन का कंक्लूजन और फाइनल हमारा कंसोलिडेट हुआ। आई थिंक ऑप्शन सी कहना गलत होगा कि एफ ऑफ एक्स जीरो होगा सिर्फ दो वैल्यूज के लिए। अगर 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 वो कहता टू रियल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो मैं बिल्कुल इसे सही कहता, क्योंकि उस केस में दो ही वैल्यूज थी स्टूडेंट्स। क्या थी सर? दो ही वैल्यूज थी। कौन कौन सी सर? या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या ले लो -2, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 ले लो, तब वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन सर उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू का बात या जिक्र नहीं किया है, उसने बोला है कि ये जीरो होगा सिर्फ दो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उस केस में तो सर ये गलत है। एक्स की तो इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू है ना। ऑप्शन बी में हम ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रडिक्शन मार्क कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी का तो गलत होना तय है। सिमिलरली ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नहीं सर, दो ऑप्शन ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं ए और बी, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आया और यहाँ पर कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ कि हमने चीजें कैसे सोची, कैसे वर्कआउट की और कैसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को एक्सप्लोर किया। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। शानदार सा एक क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा एक क्वेश्चन है, एक बार जरा देखिए, समझिए और मुझे बताइए कि आप इसे कैसे फिगर आउट करेंगे। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, वो शानदार सा क्वेश्चन है क्लास, एक छोटा सा टाइपो के साथ इसको करेक्ट कर लीजिए। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है, लॉग ऑफ अंडर रूट 5 टाइम्स 2 sin x प्लस cos x प्लस 5 एट बेस थर्ड, मतलब थर्ड रूट ऑफ 10। तो काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है और इस फंक्शन की आपसे रेंज पूछी जा रही है। ऑप्शंस भी शानदार से हैं। सर कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस होगी? याद है स्टूडेंट्स हमने एक अप्रोच डिस्कस की थी रेंज निकालने के लिए। वन ऑफ द वेज कुड बी कि सर डोमेन के थ्रू आगे बढ़ो, डोमेन के थ्रू सोचो, यानी इनसाइड आउट अप्रोच यूज करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सर इस वाले पार्ट को फिगर आउट करने को लेके, 2 sin x प्लस cos x, पहले इसे सोचते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स हम ये बात कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है क्या, 2 sin x प्लस cos x, आई होप ये सिखाने की जरूरत नहीं है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। फॉर्मूला मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं और मैं पढ़ाना चाहूंगा ताकि आपको ये याद रहे कि जब जब आपको कोई कहे a sin x प्लस b cos x, ऐसा कुछ दिखते ही स्टूडेंट्स क्या क्लिक करना चाहिए। आई होप आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि सर जब भी a sin x प्लस b cos x दिखे तो शायद कुछ ऐसी बात बन रही होगी। कैसी बात बन रही होगी कि सर डेफिनेटली ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमेशा बड़ा है उसके इक्वल, और अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमेशा छोटा या उसके इक्वल होता है। हमेशा ये बात ट्रू होती है। और इसी तर्ज पर अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो क्या 2 sin x प्लस cos x के बारे में कुछ कह सकते हैं? बेशक हम कुछ तो कमेंट कर ही सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे। 2 sin x प्लस cos x, यहाँ पे a कितना है स्टूडेंट्स 2 और b कितना है 1, यहाँ पे क्लियरली 1 दिख रहा है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 5। आई होप आपको दिख रहा है, अगर कंफ्यूजन है तो दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, और इसका क्या नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन की क्या स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा इससे छोटा होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो ऐसी कुछ सिनेरियो, ऐसा कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या दिख रहा है सर? मुझे दिख रहा है 2 टाइम्स sin x प्लस cos x। ये जो एक्सप्रेशन है सर ये किस किस के बीच लाई कर रहा है सर? ये लाई कर रहा है 2 स्क्वायर प्लस 1, क्लियरली 4 प्लस 1 5, तो ये हो जा रहा है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 5, और ये किस क्या हो रहा है? ये क्लियरली नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट 5, ऐसा कुछ हो रहा है सर। ये तो हमने फिगर आउट किया। आप चाह रहे हो इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज निकालना, लेकिन अभी तो हम इस पर पहुंचे,
बट पॉइंट बड़ा सिंपल सा है ना, हम इनसाइड आउट अप्रोच यूज करें तो अगर मैंने इसको फिगर आउट किया तो जब इसे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियरली सर बात में ज्यादा फर्क आना नहीं है, दोनों तरफ √5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपको बात समझ आ रही है? मतलब अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है तो क्या मैं थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ ऐसा निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स कि अगर इस तीनों तरफ मैंने √5 से अगर मल्टीप्लाई किया, √5 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे भी हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहां भी मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी मैं √5 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा। सर जैसा ही आपने ऐसा करने का सोचा, आई थिंक आपने काफी क्लोज तक, मतलब काफी हद तक एक और स्टेप अचीव कर लिए। इस एक्सप्रेशन का मिनिमा और मैक्सिमा, इस एक्सप्रेशन की रेंज आपने फिगर आउट कर ली, जो कि क्या है सर, आपका एक्सप्रेशन है √5 टाइम्स कितना सर, 2 sin x प्लस cos x, ये आपका एक्सप्रेशन है सर। और इस एक्सप्रेशन में आप जो मिनिमम वैल्यू देख पा रहे हो √5 इंटू √5 5, और एक नेगेटिव साइन की वजह से वो हो जाएगा -5, तो कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है -5। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सिमिलरली √5 इंटू √5 5, आई होप आपको समझ आ रहा है, तो ये कितना हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है +5। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही है और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर अभी तो आप यहाँ तक पहुंचे, मैं चाह रहा हूँ सर कि आप हमें इससे उठाकर आप यहाँ तक लाएं। तो क्या सर ये करना बहुत मुश्किल काम है? आई होप आपको दिख रहा है इनइक्वालिटीज कितनी शानदार और इंटरेस्टिंग चीज है। सर कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ, तीनों तरफ +5 ऐड कर दो, है ना। और हम पॉजिटिव वैल्यूज ही मल्टीप्लाई किया था, अब तो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में तो कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी। तीनों तरफ अगर +5 किया, मतलब मैंने यहाँ पे भी +5 किया स्टूडेंट्स, इस साइड भी +5 किया और यहां पर भी +5 किया। सो डू यू रियलाइज हमने क्या अचीव किया स्टूडेंट्स? हम काफी क्लोज हैं अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने को लेकर कि ये क्या बन रहा है। सर देखिए ध्यान से, सीधी सीधी सी चीजें हैं, बहुत सॉर्टेड सी चीजें हैं सर। अगर आप शुरुआत करें तो आपको दिख रहा है √5, है ना, ये कितना है स्टूडेंट्स, √5 टाइम्स कितना था सर, वो 2 sin x प्लस cos x। सो ये हो जा रहा था 2 sin x प्लस cos x, प्लस ऑब्वियसली कितना है स्टूडेंट्स, प्लस ऑब्वियसली 5, है ना। और ये किससे किसके बीच लाई कर रहा है सर, सर ये लाई कर रहा है किस किस के बीच सर, -5 + 5, ऑब्वियसली आपने 5 ऐड किया तो ये -5 + 5 था ऑब्वियसली, तो 5 - 5 क्लियरली 0 और 5 + 5 10। तो सर ये जो एक्सप्रेशन आपने फिगर आउट किया है ये 0 से 10 के बीच लाई करेगा। क्या आपको समझ आया स्टूडेंट्स हमने कैसे सोचा? बहुत आसान सी बात थी स्टूडेंट्स, उसको डायरेक्टली भी वर्बली आपको इंट्यूटिवली करते आना चाहिए। मतलब आने वाले समय में आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि आप जैसे इसको देखो, मतलब आपको ये एक्सप्रेशन सोचना है कि कहां से कहां तक करेगा, तो 0 से 10 मेंटली करते आना चाहिए। कैसे सोचो सर, 2 sin x प्लस cos x, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 + 1, 4 + 1 का √ -√5। तो सर ये जो एक्सप्रेशन है -√5 से +√5 तक होगा, लेकिन सर इसको √5 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये -5 से +5 तक होगा, लेकिन सर इसमें 5 और ऐड कर दिया तो -5 + 5 यानी 0 और +5 + 5 यानी 10, यानी 0 से 10 के बीच होगा। ये इतना काम जो मैं आपको अभी एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं होगी स्टूडेंट्स। अगर ऐसे ही करना है तो आप बोर्ड्स की तैयारी अच्छी खासी करें, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए आपको स्टेप्स स्किप करते आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन मेंटली करते आना चाहिए। हर स्टेप अगर लिखने बैठ गए, यही काम बार बार कर रहे हो, सोचो कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वेस्ट कर रहे होंगे आई वुड से, है ना। तो आपको चीजें मेंटली इंट्यूटिवली फिंगर टिप्स पे करनी होंगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना वक्त आप जाया करेंगे। तो कम से कम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त बचाइए, है ना। विद दैट अगर इस वाले पार्ट से सर अभी आंसर कहां है सर, आपकी रेंज कहां है, तो अंदर वाला पार्ट सॉल्व हुआ है। आप तो लॉग लेने निकले थे ना, आप तो लॉग निकालने चले थे सर, आप तो लॉग के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 10 का जो थर्ड रूट होगा वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 से छोटी किसी वैल्यू की अगर पावर रेस करते तो वो 1 से छोटी ही होती। तो अगर ये 10 का मैं थर्ड रूट निकाल रहा हूं तो 1 से बड़ा ही होगा, यानी जो बेस है 1 से बड़ा है। सर याद करिएगा, तीनों तरफ लॉग लिया। क्या आपको ये बात याद आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, याद करो। ये स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी जो हम सीखा करते थे, क्या प्रॉपर्टी थी सर? अगर लिखा हुआ है जैसे मान लो ऐसा, ये लिखा है लेट्स से लॉग ऑफ लेट्स कॉल इट x1, एंड यहाँ पे लिखा है लेट्स से सर लॉग ऑफ लेट्स कॉल इट x2, है ना। और यहाँ पे है लेट्स से ये बेस a, है ना, और सर दिया हुआ है ग्रेटर देन, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि सर x1 जो है वो ग्रेटर देन x2 है। सर किस केस में? फॉर ऑल a विच आर ग्रेटर देन 1। मतलब सर अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो log ऑफ x1 और log ऑफ x2 में जो रिलेशन है वही x1 और x2 में रिलेशन होगा, क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। तो छोटी वैल्यू के लिए छोटा, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आपका जो बेस है,
अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच है सर, अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच है ना, अब जनरली इसको ऐसे नहीं लिखते हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकली वो सही लिखा है आपने, फिर भी अगर आप जैसे ऐसा लिखते हो स्टूडेंट्स, कैसा लिखते हो कि सर आपका जो बेस है अगर वो 0 से 1 के बीच है, तो उस केस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। याद करो स्टूडेंट, जब बेस 1 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, मतलब छोटी वैल्यू के लिए छोटा मतलब बड़ा, और बड़ी वैल्यू के लिए और छोटा। आपको बात समझ आ रही है? मतलब उस केस में अगर log x1 log x2 से बड़ा है और अगर बेस आपका 1 से छोटा है, तो सर आप कहोगे x1 जो होता है वो x2 से छोटा होता है। मैं इतनी बारीकी में बातें क्यों करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इतनी बारीकी में इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि अब जब आप log लोगे, अब जब आप तीनों तरफ log लोगे स्टूडेंट्स, तो उस वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बेस ध्यान में रख के लेना पड़ेगा। मतलब सर अगर सिंपल सा कंक्लूजन में यहाँ पे डिराइव करवाना चाहूँ तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि सर अगर आपसे कोई कहे x1 जो है वो x2 से छोटा है, और अगर मैं दोनों तरफ log लेना चाहूँ तो बेशक मैं log ऑफ x1 को log ऑफ x2 से छोटा कह दूंगा जब आपका बेस जो है, जब आपका जो बेस है सर वो ग्रेटर देन 1 होगा। बस इसी बात पे मैं इतना जोर दे रहा हूं। तो सर बेशक हमने देखा कि हमारा जो बेस है सर वो 1 से बड़ा है, क्योंकि 10 का जो थर्ड रूट है वो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर ये 1 से छोटा होता तो 1 से छोटे किसी भी नंबर का क्यूब 1 से और छोटा होता, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नंबर्स की पावर्स आप रेस करते हैं तो और छोटी होती चली जाती हैं। तो 10 का थर्ड रूट डेफिनेटली 1 से बड़ा ही होगा, पहला कंक्लूजन। और इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि मैं जब तीनों तरफ लॉग लूंगा, जब तीनों तरफ मैं लॉग लूंगा स्टूडेंट्स, तो लॉग बेस 10 के थर्ड रूट की तरफ लूंगा। तो अगर मैंने तीनों तरफ लॉग लिया, तो इस तरफ अगर लॉग लिया आपने, तो इस तरफ आप लॉग किसका ले रहे हो स्टूडेंट्स, वही थर्ड बेस ऑफ 10 और ऑफ 0। क्या आपको समझ आ रहा है सर? log 0 तो आप ले नहीं सकते, तो ये तो आपने गलत बात कर दी। कुछ गलत नहीं किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। याद करो स्टूडेंट्स, log का ग्राफ कैसा होता है सर? log का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब जब x 0 को अप्रोच कर रहा होता है, जब x 0 को अप्रोच कर रहा होता है सर, आपका ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा होता है सर? आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। रिपीट माय स्टेटमेंट, जैसे जैसे आप ग्राफ में x एक्सिस को 0 की तरफ बढ़ाओगे, x एक्सिस को 0 की तरफ बढ़ाओगे, ग्राफ जो है आपका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछना भी चाहे कि log 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 0 की वैल्यू माइनस, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो तो एक आप अप्रोच नहीं कर सकते इन्फिनिटी को, बस आप मतलब अटेन नहीं कर सकते, उसकी तरफ टेंड कर सकते हो, उसको उसकी तरफ बढ़ सकते हो, बट उसको अचीव थोड़ी कर सकते हो। माइनस इन्फिनिटी कब आएगा? 0 पे, लेकिन 0 तक ये कर्व पहुंच ही नहीं पाएगा ना, बस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, लेकिन ये उसको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो हम मानते हैं कि सर जैसे ही 0 अप्रोच होगा तब इन्फिनिटी अचीव हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, बट वो अचीव होगा ही नहीं, ग्राफ बस चलता चला जाएगा। यानी आप बेसिकली 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं करते हो। तो इनके हिसाब से कोई यहाँ पे कह रहा है कि सर log ऑफ 0 निकालो, तो आप log ऑफ 0 का मतलब क्या निकाल रहे हो सर? आप कहना चाह रहे हो कि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या वो माइनस इन्फिनिटी को अचीव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि log 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता है। तो log जब 0 को नहीं पहुंच रहा है, x जब 0 तक नहीं पहुंच पा रहे, तो माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचने का सवाल ही नहीं है। तो सर ये जो इक्वल का साइन है, मैं उसको हटा के क्या लिख दूंगा सर? मैं इक्वल के साइन को हटा के सिर्फ लेस देन बना दूंगा, मतलब ग्रेटर देन बना दूंगा, मतलब ये एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा ही होगा। आपको बात समझ आ रही है? ऐसा क्यों किया? जब इस तरफ लेंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ भी आप लेंगे log, वापस क्या लिया सर? log आपने लिया 10, किस बेस पर सर? 10 के थर्ड रूट पर, तो ये लिखा है थर्ड रूट ऑफ 10। आई होप ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन नहीं है और आपको चीजें इजीली समझ आ रही हैं, राइट? तो आपने कुछ ऐसा सा लिया है। सर बीच में क्या हो रहा है सर? बीच में बड़ी आसान सी बात हो रही है, बीच में अब आ चुका है आपका एक्सप्रेशन, तो log ऑफ थर्ड बेस ऑफ 10 ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज व्हाट, विच इज क्लियरली अंडर रूट 5 टाइम्स, है ना, 2 sin x प्लस cos x प्लस 5, है ना। तो ये आपके इस एक्सप्रेशन का आप लॉग ले रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, अब हम काफ़ी क्लोज है रेंज तक, क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन का मिनिमा और मैक्सिमा अचीव करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अभी तक ये जो था ये वो अंदर वाला पार्ट था, बस उसका लॉग लेना बाकी था। लेकिन सर इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? याद करो स्टूडेंट्स कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज, जैसे पहली प्रॉपर्टी में याद दिलाता हूँ, क्या मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ? याद करो स्टूडेंट्स, अगर लिखा हुआ है लेट्स से लॉग ऑफ लेट्स से बेस ए को किसी पावर तक रेज किया, है ना, और सी पे आप ले रहे हो, मतलब आप क्या ले रहे हो? लॉग ऑफ सी एट बेस ए टू द पावर बी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर इस बेस की जो पावर है उसको फ्रंट में आके रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो हो जाता है 1/b लॉग ऑफ सी एट बेस ए। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। मतलब सर अगर आपसे कोई पूछे लॉग ऑफ समथिंग, जैसे लॉग ऑफ समथिंग पूछ रहा है एट व्हाट थर्ड रूट ऑफ 10, तो सर इसको कैसे लिखेंगे? थर्ड रूट ऑफ 10 मुझे लिखते आता है सर, क्या लिखेंगे इसको? मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ सी तो है ही, बट 10 की पावर में इसको लिख सकता हूँ 1/3, क्योंकि थर्ड रूट ऑफ 10 का मतलब क्या होता है? 1/3। और अगर 1/3 को फ्रंट में लेकर आए तो 1/3 का रेसिप्रोकल 1/1/3, यानी कितना हो जाएगा? 3। तो मैं इसे लिखूंगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ सी बेस 10। आई होप आपको ये बात समझ आई।
बस ये दोनों बातें अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जा रहा है? सर ये माइनस इन्फिनिटी से तो हमेशा बड़ा है। सर ये माइनस इन्फिनिटी से हमेशा बड़ा है। कौन सा एक्सप्रेशन सर? वो क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, जिसे मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स। आई होप हम कह सकते हैं। और ये क्या है सर? सोच के देखो सर, इसे क्या लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं log 10 और इस 3 मतलब 10 के थर्ड रूट को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? याद करो, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ क्या? 10 to the power 1/3 ऑफ 10, मतलब आप log 10 to the power 1/3 बेस पर 10 का log ले रहे हैं ना, कुछ ऐसा सा आपके सामने है। और सर जितना मेरा नॉलेज कह रहा है, मैं ये कहूँगा कि हमेशा माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा होगा। कौन सर? जो फंक्शन की आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो। और सर अगर बेस को किसी पावर तक रेस करें तो वो पावर फ्रंट में आ जाती है और उस फ्रंट का आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उस बेस की पावर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3, और अब आप ले रहे हैं log ऑफ व्हाट? 10 बेस 10। एंड आई होप ये सिखाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि log ऑफ समथिंग एट द सेम बेस इज ऑलवेज 1। क्या आपको ये बात याद है स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस किया है कई दफा कि याद करो स्टूडेंट्स, log अगर लिया आपने लेट्स से 10 का 10 बेस पर, तो वो 1 क्यों होता है? बड़ी आसान सी बात है सर, ये इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि सर आप देखो ना, इस 10 को 1 तक रेस करेंगे तो क्या होगा? 10 के इक्वल। याद देना, इस बेस को इस पावर तक रेस करते तो इसके इक्वल होता है 10 to the power 1 is 10। इसीलिए किसी भी चीज का log उसी बेस पर हमेशा 1 होता है। इसी कहानी को अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है सर? यहाँ पर आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा है, और सर वो हमेशा 10 बेस 10 होता है 1, 3 into 1 होता है 3, तो ये हमेशा 3 से छोटा होगा। मतलब ओवरऑल आप फाइनली कंक्लूड कर रहे हो क्या चीज सर? कि सर आपका जो एक्सप्रेशन है वो माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी एंड इंक्लूडिंग +3। और इस बेसिस पे अगर हम ढूंढना चाहें सर, अगर हम पहुंचना चाहें, तो मेरे ख्याल से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, मैं कहूंगा रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली यही होगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, काफी क्लोज जो आंसर हो सकता था वो ऑप्शन सी हो सकता था, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से आप 1/3 तक आए, है ना। ये 10 का थर्ड रूट ही था। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग इट ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो 10 की पावर 1/3 ही थी, और अगर ये 10 की पावर 1/3 ही थी तो फ्रंट में आके डेफिनेटली ये 3 होना तय था। तो ये डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी से 3 तक ही जाएगा स्टूडेंट्स। आई वुड से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी हो सकता था अगर यहाँ पे 1/3 नहीं होता तो। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? एंड आई वुड से कोई और बात इसको बॉदर नहीं करेगी, मतलब इसकी रेंज में कोई और चीज़ ऑब्स्टेकल या हैम्पर नहीं करेगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है। मतलब अगर मैं किसी और ऑप्शन से इसको कंपेयर करके चेक भी करना चाहूँ तो आई थिंक कोई और चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आई वुड से इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज को भी और स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि सर मेरा आंसर है माइनस इन्फिनिटी से +3। आई होप आपको ये बात समझ आई है और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी से +3 क्यों हो रहा है। ऑप्शन सी आंसर होता अगर बस 1/3 की जगह क्या होता +3, बशर्ते उसमें भी 1/3 की जगह +3 देकर उसे क्लोज ब्रैकेट लगाना होता। उस केस में हम ऑप्शन सी मार्क करते हैं। तो काफ़ी हद तक बी और सी को उसने आपसे कन्फ्यूज करने की कोशिश की, बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये डोमेन नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या निकाली है आपने? ये निकाली है रेंज। मतलब आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की बात की है, तो डोमेन का तो एनीवे सवाल नहीं होता है। आई होप ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का तरीका और ये अप्रोच आपको समझ आई। एनीवे अभी लग सकता है कि सर ये क्वेश्चंस लेंदी है, बट थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि अगर आपने सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, अगर सही तरीके से आप लेक्चर्स को कंटिन्यूसली रेगुलरली अटेंड करते रहे और चीज़ें अच्छे से समझते रहे, तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप वर्बली अपनी फिंगर टिप्स पे ब्रेन में सॉल्व कर लोगे हवा में। कुछ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ें लिखेंगे। और यही जेईई मेंस और एडवांस मांगता है कि आपका ब्रेन इतनी स्पीड से काम कर रहा हो कि आप हवा में चीज़ें कर पाए। इतना कुछ लिखना तो अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एज अ टीचर आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, बट आपको स्टेप्स नहीं लिखना है, आपको फटाफट सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, है ना। विद दैट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है वो समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक शानदार सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगेन हमारे प्रोटोकॉल के तहत पहले आप ट्राई करेंगे और फिर हम इसे साथ में समझेंगे। एक बार जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को देखा, समझा और ट्राई किया। वो क्या कह रहा है वो समझते हैं। कंसीडर एफ ऑफ एक्स, है ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। आई थिंक कि आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से कंफ्यूज हो जाओगे। और जब वो जेनेरिक उसने कह ही दिया है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 0 से बड़े, तो कुछ हम वैल्यूज ले लेते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन समझाना मेरे लिए आसान हो। तो मैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या कर दे रहा हूँ, मान लेते हैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से आपका जो क्वेश्चन है जो उसने दिया वो ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं लेट्स से 2 5 और 7 और लेट्स से 9, है ना।
कुछ भी ले सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये चारों वैल्यूज पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी हो, ये हमारा कंसर्न। तो आपका जो क्वेश्चन अब जो बन जाएगा वो क्या है सर, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। मैं इस पर भी करके बता सकता हूँ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट चीजें आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। जब मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो आपको सोचने में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर वो इसके लिए ट्रू है, जेनेरिकली ट्रू है, तो इसके लिए तो ट्रू होगा ही होगा ना। तो इसी बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है सर। इसी को वर्कआउट करते हैं। x माइनस अल्फा मतलब क्या सर, x माइनस 2, हमने जो मान लिया अल्फा का वैल्यू 2। x माइनस बीटा मतलब क्या, x माइनस 5, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स आपके 7 और 9, है ना। तो डिनोमिनेटर में आपके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे x माइनस 7 और x माइनस 9। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, जिसे आप कहते हो f ऑफ x, आई बिलीव, है ना। तो वो f ऑफ x कह दे रहा है इसे, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है क्लास। अब वो इस पर क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ एक्सट्रीमास क्या होंगे। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सट्रीमा मतलब इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होंगी, मतलब कितने होंगे, वैल्यूज तो नहीं पूछ रहे, वो कितनी होंगी, मतलब इसकी एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, तो मिनिमम या मैक्सिमम। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, वो इस पर आपसे सवाल पूछ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। हम सर सारी बातें भूल जाए, बस इतना याद रखें, क्या ये एक वेवी कर्व पर मेथड एक बेस्ड पर क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एक वेवी कर्व मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो एक्सट्रीमास पूछ रहा है तो आपको इसके ग्राफ की जरूरत होगी। और ग्राफ बनाने के लिए, एग्जैक्ट ग्राफ बने या ना बने वो एक अलग बात है, बट सर एक मोटा मोटा सा ग्राफ हम बना सकते हैं कि सर ये ग्राफ कुछ ऐसा कर्वेचर दिखा रहा होगा, और जैसे ही वो कर्वेचर बन जाएगा आप उसका मैक्सिमा और मिनिमा यानी जो एक्सट्रीमास होंगे वो फिगर आउट कर पाओगे। वो एग्जैक्ट क्या होंगे वो भी पता ना भी चले तो चलेगा, बट कितने होंगे उस पर आइडियाज लग जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो सर। पहले तो अगर मैं इसको वेवी कर्व मेथड से फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो सबसे जरूरी और सबसे खास बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये कि सर सीधा सीधा सा फंडा है, 2 पॉइंट्स इसके वैनिशिंग पॉइंट होंगे, कौन कौन से, 2 और +5, और 2.7 और 9 इसके वो पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस फंक्शन का कर्वेचर फिगर आउट करूं, इस फंक्शन का बिहेवियर फिगर आउट करूं, तो -∞ से +∞ तक ये फंक्शन है। 2, 5, 7 और 9 ये वो पॉइंट्स हैं जो इसकी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स वाले पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स स्टूडेंट्स, एक पॉइंट होगा 2, एक होगा 5, एक होगा 7 और एक होगा 9। सीधी सी फिलॉसफी है क्लास, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सोच सकते हो, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। 2 और 5 पे वैनिश हो रहा है, मतलब 2 और 5 पे क्या हो जाएगा सर, ये 2 और 5 पर ये वैनिश हो रहा है, मतलब 2 और 5 पर ये 0 हो रहा है। लेकिन 7 और 9 पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 और 9 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 होना मतलब फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब डिनोमिनेटर का 0 होना हम अफोर्ड नहीं करेंगे, मतलब x को 7 और 9 नहीं बनने देंगे, क्योंकि उस केस में फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। अब अगर सर मैं इसकी वैल्यूज फिगर आउट करना चाहूं तो सर -∞ से 2 के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 0 ले लेते हैं। तो ध्यान से सुना, 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 5 नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन 0 - 7 नेगेटिव, 0 - 9 नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वन पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। तो -∞ से +2 तक ये एक्सप्रेशन सर डेफिनेटली आपका कैसा रहने वाला है सर, ये एक्सप्रेशन आपका अनडाउटेडली पॉजिटिव रहेगा। और अब पता है मैं ऑल्टरनेटिवली चलता चला जाता है, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। जैसे 2 से 5 के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3, है ना। जैसे 3 लिया, 3 - 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। 3 - 5 क्या होता है, नेगेटिव। 3 - 7 नेगेटिव, 3 - 9 नेगेटिव। आई होप ये कंफ्यूज नहीं कर रहे, और उस बेसिस पे दिख रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्लियरली क्या बन जा रहा है स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन बन जा रहा है क्लियरली नेगेटिव। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, ये होगा नेगेटिव, फिर ये जोन होगा पॉजिटिव, फिर ये होगा नेगेटिव, और फिर होगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो देखो जल्दी से सोच के देखो क्लास, 7 से 9 के बीच में क्या होगा, सोच के देखो। 7 से 9 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट्स से 8, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो देखो वो नेगेटिव हो रहा है। आई होप आपको डाइजेस्ट हो रही है बात। 9 से बड़ी वैल्यूज पे चेक करना है, तो कोई भी ले लो, लेट्स से 10, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो देखो 9 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। सर 7 और 5 के बीच की वैल्यू लेट्स से 6, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो वापस क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। तो आई होप आपको डाइजेस्ट हो रहा है, ये ऐसे ही चलता है ऑल्टरनेटिवली, प्लस माइनस। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बस ग्राफ बन जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन फिगर आउट कर लोगे ग्राफ बन जाने से। तो ग्राफ एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए, बट काफी हद तक हम चीजें फिगर आउट कर पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका ग्राफ जो है ना सर, वो इधर पर हमारे क्रिटिकल और एक्सट्रीमास आ रहे हैं। कौन कौन से सर, अगर मैं शुरुआत करूं तो अगर अब आप चाहें तो 2, 5, 7, 9 को अल्फा बीटा गामा डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको 2, 5, 7, 9 ही लिख सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। तो अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं 2, थोड़ा आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे 5,
थोड़ा आगे और जाएंगे तो मिलेगा 7 और थोड़ा आगे और जाएंगे तो मिलेगा क्या 9। तो ये ग्राफ कुछ मतलब ये पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। सर मुझे पता है 7 और 9 पे फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 7 और 9 पे इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 7 और 9 वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन बेशक सर 2 और 5 पर ये फंक्शन 0 बन जाता है, क्योंकि सर x की वैल्यू अगर आप 2 रख दें तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर आप 5 रख दें तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब 2 और 5 से x एक्सिस से गुजरेगा। सर 2 से पहले माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, कुछ चलता चला आ रहा होगा, फिर 5 पे आने के लिए इसको 0 तक ऐसे गुजरना होगा, और 5 के बाद ये चलता चला गया होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा जैसे जैसे 7 तक पहुंचेगा, क्योंकि 7 को हम टच नहीं होने देंगे, इसके डोमेन में से हम 7 को बाहर रखेंगे, क्योंकि सर अगर 7 हो जाता तो फिर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता और ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को अप्रोच करता। तो मैं कहूंगा एक फंक्शन ऐसे बनेगा। सर 2 के बाद आपने वापस क्यों घुमाया, क्योंकि सर 5 से गुजरना था ना, इसे 5 से पास होना था, तो 2 के बाद कुछ हद तक नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा, बट कहीं ना कहीं जाएगा और फिर उठना शुरू होगा, और फिर उठ के वापस उठता उठता ऐसा जाएगा, क्योंकि इसे 5 से गुजरना जरूरी है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर 7 से 9 के बीच देखें तो सर 7 से 9 के बीच में हमेशा नेगेटिव है, तो सर 7 से 9 के बीच में हमेशा नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा होगा। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है। 7 से 9 के बीच में कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा होगा, क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है सर, एक्स एक्सिस के नीचे होना जरूरी है, और एक्स एक्सिस के नीचे होना जरूरी है मतलब वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे होना जरूरी है, और पूरा नेगेटिव है 7 से 9। और दूसरी बात 7 और 9 को टच नहीं करेगा, मतलब सर 7 तक पहुंचते पहुंचते माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, और 9 तक पहुंचते पहुंचते वापस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि 7 से 9 के बीच में हमेशा नेगेटिव है। आई होप आपको ये वेवी कर्व मेथड याद आ रही है। तो फंडा बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स की, 7 से 9 के बीच में इसको हमेशा नेगेटिव बना के रखना है, और इसका कर्वेचर जैसा भी होगा सर, या तो देखो तुम बात समझो कि इसका कर्वेचर ऐसा हो सकता था स्टूडेंट्स, आप सोचो इसका कर्वेचर ऐसा नहीं हो सकता था ना, उस केस में तो ये 0 की तरफ बढ़ने लगता। हमें 0 की तरफ थोड़ी बढ़ाना है इसको, हमको बढ़ाना है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि 7 से 9 के बीच में ये नेगेटिव ही है। तो सर कुछ नेगेटिव से उठ रहा होगा, उठते उठते कुछ आएगा, फिर अपना पीक अचीव करेगा और फिर गिरेगा, तो ऐसा कुछ कर्वेचर बनेगा इसका 7 से 9 के बीच में। सर 9 के बाद क्या हुआ, सर 9 के बाद ही हमेशा पॉजिटिव है, 9 के बाद ही हमेशा पॉजिटिव है। तो सर 9 से मान लो कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे प्लस इन्फिनिटी, तो 9 से प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव मतलब क्या, कुछ ऐसा सा ग्राफ बन रहा होगा। आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि समझो 9 पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पर राइट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो जो मैं बात यूज कर रहा हूँ, जो टर्म यूज कर रहा हूँ कि इसे अप्रोच कर रहा है, ये बात और हद तक क्लियर होने लगेगी। बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा सेंस डेवलप करने की कोशिश करो कि 9 से इन्फिनिटी के बीच हमेशा पॉजिटिव है, और अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। सर पॉजिटिव है, 0 भी नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करा तो ग्राफ फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सर हमेशा पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 9 पर भी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा, ये मैं आपको फाइनली कहना चाह रहा हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और आपके पॉइंट्स कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो ये कुछ आपके 4 पॉइंट्स हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा था वो समझना स्टूडेंट्स, वो पूछ रहा था जहाँ पे आपका ये जो है एफ ऑफ एक्स आपको कंसीडर करना था, और एफ ऑफ एक्स कंसीडर करते हुए आपको ये फिगर आउट करना था कि इसके एक्सट्रीमास कितने हैं, इसके एक्सट्रीमास मतलब इसके अलग अलग कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा निकलेंगे। सर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये हमारे पास 4 वैल्यूज थी जो चारों 0 से बड़ी थी, और अगर मैं इस तर्ज पर, इस बेसिस पे अगर इस ग्राफ को देखने की कोशिश करूं तो ध्यान से सोच के देखो स्टूडेंट्स, इसके मुझे कितने मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे, कितने एक्सट्रीमास मिलेंगे, क्या आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स। बस इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो और नोटिस करके मुझे बताओ कि आप इसके कितने एक्सट्रीमास, कितने मैक्सिमा और मिनिमा देख पा रहे हो। उसके पहले आई होप ये समझ आए कि हमने इसके थ्रू वेवी कर्व मेथड सोचकर ये प्लस माइनस के थ्रू ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया। जल्दी से इस ग्राफ को देखिए स्टूडेंट्स और मुझे बताइए कि आप इसके कितने एक्सट्रीमास यानी मैक्सिमा मिनिमा फिगर आउट कर पा रहे हैं। एक बार बताइए स्टूडेंट जल्दी से देखकर। ये कंक्लूजन देने से पहले कि इसके कितने मैक्सिमा और मिनिमा होंगे यानी इसके कितने एक्सट्रीमास होंगे, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और करेंगे स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। देखो क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी, 2, 5, 7, 9 और इन्फिनिटी। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। सर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं, ध्यान से सुनिएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बीच में जो पॉइंट्स मिले सर वो मिले 2, 5, 7 और 9। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि हमने जो पॉइंट्स कंक्लूड किए वो क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव से शुरुआत होती है इसकी, फिर ये नेगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये नेगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ। बेशक ये बात सच है, बट इस बात को ऐसे समझो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनिएगा। सर ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा और ये भी एक क्वाड्रेटिक बनेगा। सो डू यू रियलाइज ये एक सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल और ये भी एक सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो कहीं ना कहीं एक्स की किसी ना किसी वैल्यू के लिए स्कोप है सर इन दोनों का इक्वल होने का।
डिड यू गेट माई पॉइंट? सर मैं कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कोई ना कोई x की वैल्यू, आई डोंट नो क्या वैल्यू होगी, बट वहां पे चांस बनेगा, वहां पे ये चांस बनेगा कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए, और जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे वो वैल्यू होगी x की, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसमें हमारा कंसर्न नहीं है, वो वैल्यू y की कितनी होगी 1, क्योंकि समथिंग सेम अपॉन दैट सेम थिंग विल क्रिएट दिस एक्सप्रेशन 1। क्या एक बात समझ आ रही है? मतलब सर एक छोटा सा चेंज आप ऑब्जर्व करिए इस फंक्शन के ग्राफ में, एक माइन्यूट सा चेंज जो आपको देखना चाहिए था वो ये, प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। मुझे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा सा है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको कहना और समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट होगा 2, इसके बाद कहीं ना कहीं आएगा 5, फिर कहीं ना कहीं आएगा 7, कहीं ना कहीं आएगा 9, है ना। एक वैल्यू होगी, मतलब ये ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को आप कहते हैं y = 0, है ना। अगर आपका जो फंक्शन है वो वैल्यू होती 1, वो अगर वैल्यू होती 1 तो वो यहाँ कहीं से पास हो रहा होता, वो यहाँ कहीं से पास हो रहा होता, मतलब ये वैल्यू क्या होती है y एक्सिस पे 1, यानी आप इसे कहोगे y = 1, है ना, ये वो लाइन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि 1 वैल्यू कहीं ना कहीं अचीव होगी, और ये कहाँ अचीव होगी, सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये अचीव होगी या तो 9 के बाद, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 9 के बाद हमेशा ये जो है स्टूडेंट्स हमेशा 1 से बड़ा होगा, और 2 से पहले हमेशा ये 1 से छोटा होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं बड़ी आसान सी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2 से पहले जब भी आप x की वैल्यू 2 से छोटी रखेंगे, जब भी आप x की वैल्यू 2 से छोटी रखेंगे तो ये हमेशा 1 से नीचे होगा उस केस में, और जब भी आप इस x की वैल्यू 9 से बड़ी रखेंगे वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या ये बात डाइजेस्ट हो पा रही है? मतलब एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपको फिर से देना चाह रहा हूं, इसके ग्राफ को एक और पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा और करेक्ट व्यू, करेक्ट मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं। इसमें एक छोटा सा करेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स कि इस ग्राफ को अगर आप और थोड़ा प्रॉपर्ली रेक्टिफाई करें तो क्या करेक्शन आएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। 2 से पहले हमेशा इसका जो मैक्सिमा होगा वो 1 होगा, मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 1 से हमेशा छोटी ही वैल्यू लेगा। दूसरी बात सर 2 से और 5 से पास होता है, और 7 और 9 पे इसके हमें एक्सट्रीमा, मतलब 7 और 9 पे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब सर 7 पर और 9 पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब 7 और 9 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसके डोमेन से मैं 7 और 9 को बाहर रखूंगा, क्योंकि 7 और 9 पर ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है। तो मैं एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, 2 से पहले कभी भी ये 1 से बड़ी वैल्यू नहीं लेगा, और 9 के बाद में कभी भी ये 1 से छोटी वैल्यू नहीं लेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप कोई भी वैल्यू ट्राई करें, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ट्राई करें तो ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी, और जब भी आप 9 से कोई बड़ी वैल्यू ट्राई करें तो ये कभी भी 1 से छोटी वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, जो डिसाइडिंग पॉइंट होगा, जिसके हमेशा ऊपर या नीचे रहने वाला है, वो पॉइंट होगा 1। हम सीधा सा एक कंपैरिजन ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा, ये दोनों एक केस ऐसा होगा जब इक्वल हो जाएंगे, वो इक्वल होने पे क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे। मेरी कुछ बातें अभी इस स्टेज पर समझना मुश्किल है, जैसे कभी कभी जब मैं कहता हूं कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी, उसका क्या मतलब है, या फिर ये स्टेटमेंट कि हमेशा 1 से बड़ा, इस केस में या 1 से छोटा होगा, ये 2-3 बातें आई एम अश्योरिंग यू जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तब मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि देखो चीजें ऐसे हो रही थी, फंक्शन में हम ऐसा सोच रहे थे, हम इसका मिनिमा यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे, इसका मैक्सिमा यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हम 2 से पहले यहाँ पे इसलिए सोच रहे थे, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 9 के बाद इसलिए ऐसे सोच रहे थे। सारी बातें टू बी वेरी ऑनेस्ट कैलकुलस में और क्लैरिटी के साथ समझ आएगी, जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे, जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे। बट फिलहाल के लिए एक मोटा मोटा ग्राफ का मैं जो आइडिया देना चाह रहा हूँ वो क्या देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज इस बात को समझिए कि सर 2 से पहले, 2 से छोटी वैल्यूज के लिए, एक्स के लिए ये हमेशा 1 से छोटा होगा, मतलब 1 से छोटा होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा जा रहा होगा, लेकिन सर डेफिनेटली 2 पे आके ये 0 से पास होगा, और 5 पे फिर 0 बनना है तो 5 पे फिर गुजरेगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता चला जाएगा। लेकिन ये ग्राफ इसके बाद 5 के बाद की अगर बात करूं तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली इन्फिनिटी की तरफ आप बढ़ते हैं, उसको टेंड करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, इन्फिनिटी अटेन नहीं कर पाते। सिमिलरली सर 7 और 9 के बीच में, सर 5 से 7 के बीच में भी पॉजिटिव था, ये बात बिल्कुल तय थी। सर 7 और 9 के बीच में इसका नेगेटिव होना तय था, तो ये हमेशा नेगेटिव है। सर 9 के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, 9 के बाद ये हमेशा मिनिमम वैल्यू 1 रखेगा। ये क्यों कह रहा हूं स्टूडेंट्स, दो बातें कि 2 के पहले ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और 9 के बाद ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैलकुलस में हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो दो बातें प्लीज समझिए, ये अप्रोच करना, टेंड करना माइनस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी को, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है, इसका कर्वेचर ऐसा ही क्यों, ये बातें हम करेंगे तब। बट फिलहाल के लिए बस वेवी कर मेथड से ये समझिए कि कब ये पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, कब इसको एक्स एक्सिस पे टच भी नहीं होने देना है। ये पॉइंट तो हम आई होप डेवलप कर सकते हैं। और अगर 9 के बाद वाले कॉन्टेक्स्ट में देखो तो 9 के बाद एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये कि 9 के बाद ये हमेशा पॉजिटिव है, और ये सर इन्फिनिटी मतलब 9 पे अप्रोच मतलब एक्सेसिबल ही नहीं है, 9 उसके डोमेन में नहीं है, तो सर 9 में इन्फिनिटी कहीं होगा, फिर ये 1 से हमेशा बड़ी होगा, तो ऐसा कुछ चलता चला जाएगा।
तो ये इसका ओवरऑल ग्राफ कुछ अप्रॉक्सीमेटेडली ऐसा बनेगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट समवॉट इसका कर्वेचर कुछ ऐसा बनेगा, इसका कर्वेचर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और अगर सर इसका कर्वेचर कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं 2-3 बातें कह सकता हूं कि सर इस ग्राफ का जो मिनिमा है, जो मुझे मिनिमा दिख रहा है कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे यहां दिख रही है। उस ग्राफ का जो पीक आया वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे यहां दिख रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसके मिनिमा और मैक्सिमा ही, इसके लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा है। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यहां पे ये जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो इसके नेबर में इनको अपने आप से बड़ा रखते हैं। मतलब देखो इस पॉइंट के नेबर में देखो तो इन वैल्यू से हमेशा ये पॉइंट बड़ा है, इस पॉइंट के नेबर में देखो तो इसके नेबर से ये पॉइंट हमेशा छोटा है। तो अगर कोई पॉइंट अपने नेबरहुड में हमेशा छोटा हो या कोई पॉइंट अपने नेबरहुड में हमेशा सबसे बड़ा हो तो उस पॉइंट को हम मिनिमा या मैक्सिमा कहते हैं। और यही जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं आपके मिनिमा और मैक्सिमा, जिन्हें हम डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएबिलिटी में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमास। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब मोटा मोटा सा अगर मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूँ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के कॉन्टेक्स्ट में, तो ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं आपका अल्फा होगा, कहीं ना कहीं बीटा होगा, कहीं ना कहीं गामा होगा और कहीं ना कहीं डेल्टा होगा। दो बातें सबसे जरूरी स्टूडेंट्स की अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब पॉजिटिव है क्योंकि सब जीरो से बड़े हैं। उस केस में हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला सर कि हमेशा जब जब x की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और जब जब x की वैल्यू डेल्टा से बड़ी होगी तब तब ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। मतलब y = 1 के ये ग्राफ ऊपर और नीचे रहने वाला है कुछ कुछ सिनेरियो में। आपका x एक्सिस है जिसे आप y = 0 कहते हैं। आई होप ये बात समझ आई। दूसरी बात सर, गामा और डेल्टा आपके डिनोमिनेटर में है, और जैसे ही गामा और डेल्टा आपके डिनोमिनेटर में होते हैं आप कहते हो सर कि गामा और डेल्टा पे इस फंक्शन की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये ग्राफ कुछ गामा और डेल्टा पे ऐसा होगा। दूसरी बात हमने जो कंक्लूड की थी स्टूडेंट्स वेवी कर्व मेथड से, वो ये कंक्लूड की थी कि आपके पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स -इन्फिनिटी, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और ये था आपका +इन्फिनिटी ऑब्वियसली, है ना सर। एक बात थी ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस और ये था प्लस। दूसरी बात हमने कंक्लूड की थी कि अल्फा और बीटा पे ये 0 को अप्रोच करेगा क्योंकि अल्फा रख दो तो 0, बीटा रख दो तो 0। और सर गामा और डेल्टा पे डिफाइंड नहीं था, है ना। मतलब सर अल्फा और बीटा पे इस फंक्शन का एक्स एक्सिस पर अल्फा और बीटा से पास होना जरूरी है, लेकिन गामा और डेल्टा को टच भी नहीं करेगा क्योंकि उसको हमने उसकी डोमेन से बाहर रखा था। तो फाइनली जो आपका ग्राफ बन रहा था उसका फाइनल अगर मैं एक पिक्चराइजेशन आपको देना चाहूँ तो क्या बन रहा था स्टूडेंट्स, हमेशा 1 से छोटा होगा। अल्फा की वैल्यू जब 1 से, मतलब अल्फा से छोटी वैल्यूज के लिए तो ये 1 से छोटा होगा। एक ग्राफ कुछ ऐसा सा जा रहा होगा, फिर बीटा को अचीव करेगा और फिर ये कुछ निकल सा जाएगा, है ना। सिमिलरली गामा से डेल्टा के बीच में कुछ ना कुछ होगा लेकिन हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। ये बात हमने की थी, गामा से डेल्टा के बीच हमेशा नेगेटिव होगा, और डेल्टा से बड़ी वैल्यूज के लिए हमेशा 1 से तो बड़ा ही होगा और डेल्टा पे डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो कुछ ऐसा सा होगा कि गामा को अप्रोच नहीं कर पाएगा, डेल्टा को अप्रोच नहीं कर पाएगा, लेकिन गामा और डेल्टा पे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, और इस तरफ से देखेंगे तो -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ये नेगेटिव होगा और इधर हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे इस दौरान एक्स एक्सिस से गुजरेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि इसके कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, आई वुड हैव सेड कि सर ये एक लोकल मिनिमा मिल रहा है मुझे और ये लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। ये एक्सट्रीमाज है। एक्सट्रीमा मतलब वो पॉइंट्स इस कर्व पे जिनके नेबर में वो हमेशा उनसे छोटा या बड़ा होता है। मतलब इस पॉइंट को देखो तो ये पॉइंट हमेशा इसके नेबर से क्या है स्टूडेंट्स, वो छोटा है। इस पॉइंट को देखो ये हमेशा इसके नेबर से क्या है, बड़ा है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमास। और अगर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमास के बारे में पूछे तो मैं कहूंगा कितने पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमास स्टूडेंट्स, 2। ऐसा नहीं कह सकते कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। काफी हद तक एक नॉट अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ वी कुड ड्रॉ, बट वी कुड ड्रॉ कुछ क्लोज ग्राफ कि सर ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। आई अंडरस्टैंड दो बातें अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल है समझना। पहली बात कि सर ये अल्फा से छोटी वैल्यूज के लिए 1 से छोटा और डेल्टा से बड़ी वैल्यूज के लिए 1 से बड़ा क्यों। अभी फिलहाल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कुछ वैल्यूज ट्राई कर लो। हमने जो कुछ वैल्यूज रखी थी ना, इनमें 2 से कुछ छोटी वैल्यूज ट्राई करो और 9 से कुछ बड़ी वैल्यूज ट्राई करो। हमेशा आपको 2 से छोटी वैल्यूज के लिए 1 से छोटा और 9 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमेशा एक 1 से बड़ा एक्सप्रेशन देगा। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं कैलकुलस में दूंगा। दूसरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि -इन्फिनिटी को क्यों अप्रोच कर रहा है, ये ऐसा घूम के क्यों गिर रहा है, ये हमेशा +इन्फिनिटी को क्यों अप्रोच कर रहा है, ये 7 और 9 पे क्यों नहीं डिफाइंड है। इनमें से कुछ बातें आई एम श्योर समझ आई होंगी, कुछ नहीं भी आई होंगी, जिन्हें हम कैलकुलस पढ़ते वक्त कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में समझेंगे। बट जो पार्ट समझ आना चाहिए वो इतना जरूरी है स्टूडेंट्स कि आपको वेवी कर्व मेथड और उसके थ्रू ग्राफ का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया डेवलप करते आना चाहिए। दो बातें तो आई एम वेरी श्योर समझ आई होंगी और इतना ही अभी से स्टेज पर काफी है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, एक और क्लैरिटी लेंगे इसी को लेकर, समझिएगा ध्यान से। ये आपका वही सेम क्वेश्चन है बट इस बार क्वेश्चन बदल दिया है। वो बोल रहा है जो आपका फंक्शन है उसका कुछ ना कुछ डोमेन है और वो किसी ना किसी रेंज तक डिफाइंड है ना। डोमेन ऑब्वियसली डी है और रेंज आर है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, बाइजेक्टिव है, नन ऑफ दीज। सर पहली बात सबसे जरूरी और सबसे पहली बात,
आप सोचो इसका जो भी डोमेन है सर, इसके डोमेन में मैं पहले तो देख पा रहा हूँ, अगेन मुझे तो सीधा सीधा आइडियाज का दे देगा सर इस फंक्शन का ग्राफ। इस फंक्शन के ग्राफ को देखो स्टूडेंट्स, और हमें पता है मैं इसको देखकर ही बता सकता हूँ कि सर अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड होता, मतलब अगर मुझसे कोई कहता कि एफ जो है सर वो आर से आर में डिफाइंड है ना, तो सर एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, तो सर आर से आर में तो डिफाइन नहीं करेंगे उसको, उसकी डोमेन से हम आर में डिफाइन कर देंगे, है ना। डोमेन क्या होगा सर, डोमेन सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट टू वैल्यूज गामा और डेल्टा, मतलब सारे रियल नंबर्स में चलेगा सर, गामा और डेल्टा पे डिफाइंड होगा। मतलब अगर मुझसे कोई पूछता है इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो मैं क्या कहता स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के डोमेन के बारे में मैं दो कंक्लूजन देता कि जो इसका डोमेन है, जो डोमेन सेट होगा सर, वो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यूज, गामा और डेल्टा। गामा और डेल्टा हम नहीं लेंगे, है ना, ये हमारा डोमेन होता। मैं कह रहा हूँ इन सब बातों से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं इसके ग्राफ को मोटा मोटा देखूँ तो जितना मुझे याद आ रहा है इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा और फिर कुछ ऐसा सा और फिर कुछ ऐसा सा बन रहा है ना, ये कुछ अप्रॉक्सीमेटेड सा ग्राफ है। बस इतना ही देख के क्या मैं प्रिडिक्शन दे सकता हूँ स्टूडेंट्स कि सर आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है। ये 1-1 फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सर अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो सर एक्स की इस वैल्यू के लिए भी और एक्स की इस वैल्यू के लिए भी वाई की सेम वैल्यू मिल रही है। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मतलब मल्टीपल एक्स सेम वाई को डिनोट कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखो मल्टीपल एक्स सेम वाई को डिनोट कर रहे हैं, मतलब हमने सीखा है स्टूडेंट्स, अगर वो कर्व अपने आप को रिपीट कर ले, मतलब मल्टीपल एक्स की वैल्यू के लिए वाई की सेम वैल्यू मिले, तो आप पहले तो ये कंक्लूड कर सकते हो कि 1-to-1 नहीं है, और 1-to-1 नहीं है मतलब इंजेक्टिव नहीं है। क्या है बात समझ आई स्टूडेंट्स, ये फंक्शन क्लियरली एक इंजेक्टिव फंक्शन 1-to-1 फंक्शन नहीं है। मतलब ये सर कैसा फंक्शन होगा सर, 1-to-1 नहीं है तो ऑब्वियसली many-to-1 होगा। ये दो बातें हमने पढ़ी, कोई फंक्शन या तो ऑन टू होता है या इनटू होता है, मतलब ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा और इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। दूसरा, अगर 1-to-1 है तो many-to-1 नहीं होगा, और 1-to-1 नहीं है तो many-to-1 होगा, है ना। तो सर 1-to-1 नहीं है तो क्या मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी। सर बाइजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाइजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, यानी 1-1 ऑन टू। सर 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं है, और ऑप्शन डी हट जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऑप्शन बी मार्क कर चुके हैं, विच इज क्लियरली व्हाट, विच इज क्लियरली many-to-1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियरली अच्छे से समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन था ना, क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स की एक इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये कैसा है, नॉन इंजेक्टिव, यानी many-to-1 है ना। ये ग्राफ हम देख के बता पा रहे हैं स्टूडेंट्स। थोड़ी सी चीजें आई एम श्योर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ आई होंगी, जो कि हम कैलकुलस के वक्त समझेंगे, आई एम अश्योरिंग यू ऑफ दैट। बट आई होप रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो अभी तक हमने फंक्शंस चैप्टर में पढ़ी हैं वो बातें तो आई होप काफी सेंस दे रही हैं और वो बातें समझ आ रही हैं। कुछ चीजें आई अंडरस्टैंड डिफिकल्ट हैं क्योंकि ये पहला चैप्टर है, और IIT JEE मेंस और एडवांस के हर क्वेश्चन में काफी सारे चैप्टर्स मर्ज्ड होते हैं, काफी सारे कंसेप्ट एक साथ पूछ लिए जाते हैं, और हम भी यही प्रैक्टिस डेवलप करेंगे कि हम अलग अलग कंसेप्ट को मर्ज करके एक साथ पूछें, ताकि आपकी ये अलग अलग तरह के चैलेंजेस को एक साथ साइमल्टेनियसली टैकल करने या डील करने की कैपेबिलिटी आपकी डेवलप हो, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। आई होप वीडियो पॉज करके आपने इसे खुद से समझा और एक बार ट्राई करने की कोशिश की। देखो मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, बस घबराना मत, शांति से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है सर, एफ ऑफ एक्स जो है वो है 30 - 2x - x³, ठीक है सर। देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज निकालिए जो इसे सेटिस्फाई करती है। अब सर एक तरीका तो ये होता कि सर एफ ऑफ एक्स निकाल लें और एफ ऑफ -x निकाल लें और ये इनइक्वालिटी रख दें और सॉल्व कर दें और फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट सोच के देखो, आप सोच के देखो, ये कुछ है, इसके अंदर x की जगह बार बार रखते जाओगे, आप कितनी बड़ी, कितनी लेंदी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड और टफ इक्वेशन बना दोगे, रादर इनइक्वेशन बना दोगे, क्योंकि इसमें x की जगह फिर वो रखना, फिर f ऑफ x रखना, फिर f ऑफ x रखना, मतलब आप बहुत हायर लेवल पे इसको ले जाने वाले हो, पावर 27 तक ले जाओगे जितना मैं सोच पा रहा हूँ। और सेम यहाँ पे भी होगा, और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे सोच पाना। आई वुड से कि क्या सर कोई आसान तरीका हो सकता है, किसी आसान तरीके, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होगा कि सर ऐसे ट्राई कर लेते हैं, कंपोजिट निकालो ना आप, एक कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको दिख क्यों नहीं रहा है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो जो कहना चाह रहा है वो कुछ और है, मतलब IIT JEE मेंस और एडवांस से पता है आपको दिखेगा कुछ और कि सर ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर लेते हैं। बट हर बार कुछ ना कुछ ट्रिकी पार्ट होगा जो आपको थोड़ा सा शांति से बैठ के सोच के मिलेगा। मैं वो ट्रिकी पार्ट क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले इस पार्ट को ऑब्जर्व तो करो, देखो क्या दिया हुआ है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है f ऑफ x 30 - 2x - x³ है, ठीक है सर। पहले f ऑफ x बात करते हैं। सर f ऑफ x क्या दे रहा है, वो f ऑफ x दे रहा है 30
माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब, ये आपका एक एक्सप्रेशन है ना, 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है सर, सर मैं पहले तो इसके रूट्स निकालता हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसको फैक्टराइज कर लूं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसे फैक्टराइज कर लेता हूं तो क्या फायदा होगा, क्या समझ पाएंगे हम, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सर, अगर 1 रखा तो 30 माइनस 2 माइनस 1, सर 1 तो नहीं बन रहा है। अगर -1 रखा, मैं ऐसे ही कुछ रैंडम वैल्यूज ट्राई कर रहा हूँ। जनरली क्यूबिक में शायद कुछ 1 -1 0 +2 -2 +3 -3 ऐसे ट्राई करते करते कभी जनरली मिल जाते हैं रूट्स। तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसके फैक्टराइजेशन के लिए पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ। तो अगर मैं अगला पॉइंट ढूंढूँ तो क्या मैं कहूँ कि अगर सर मैं ट्राई करूँ लेट्स से -1, तो क्या -1 पे बात बनेगी? आई डाउट कि -1 पे बात बनेगी। सर अगर +3 ट्राई किया है ना, अगर हमने +3 ट्राई किया तो आई होप ये क्वेश्चन यही है, 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है सर, अगर +3 ट्राई किया तो +3 पे क्या होगा, सोच के देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 3 का क्यूब यानी -27, ये हो जाएगा -6 यानी -33। नहीं सर, +3 पे नहीं बन रहा है, ऑब्वियसली -3 पर भी नहीं बनेगी बात। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसे कैसे सोचेंगे। अगर मैंने 2 ट्राई किया होता तो 2 पे भी नहीं बनता। और क्या ट्राई कर सकते हैं, आई बिलीव ये तो बात नहीं बन पा रही है। तो मेरे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन नहीं क्लिक कर रहा है तो एक और अप्रोच है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। एक और आसान सा तरीका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आप डिफरेंशिएशन जानते हैं? आई नो मैं एक ऐसा कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ जो बहुत डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, बट प्लीज ये कंसेप्ट याद करिए स्टूडेंट्स। हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रखा है हल्का सा, कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैं आपके लिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लिख देता हूँ लेट्स से वाई, है ना। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं लिख देता हूँ वाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ प्लीज ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार और बहुत क्रूशियल बात मैं आपसे करने वाला हूँ। सर अगर वाई है तो क्या हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? याद है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द डीपीपीज में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन से आप पता कर सकते हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या। मैं ऐसा कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो आई होप याद होगा आपको, डी डी एक्स करना याद आ रहा होगा। तो डी डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं आपको अगले 2-3 स्टेप में क्लियर हो जाएगा, बट पहले इस प्रोसेस को प्लीज ध्यान से समझिए। सो वी हैव 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब। मैं इसे क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी क्लियर हो जाएगा। बस एक बार इसका डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या निकल के आ रहा है। अगर इसका डी डी एक्स निकाला स्टूडेंट्स तो 30, मतलब हमें पता है डिफरेंशिएशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो अलग अलग इंडिविजुअल हर टर्म पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ 30 पहले अलग से, फिर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन, ये माइनस साइन अलग से ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अलग से, और फिर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अलग से। ये स्टेप्स इतनी डिटेल में मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं गया स्टूडेंट्स, बट डिटेल में ये सारी चीजें हम फटाफट कर लिया करेंगे 2 सेकंड के अंदर। इतना करने की जरूरत हर बार नहीं पड़ेगी, है ना। सर 30 एक कांस्टेंट टर्म होती है, याद करिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता था, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, है ना। सर अगर यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद करो स्टूडेंट्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है n x टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो n यानी 3 बाहर आएगा, और x की पावर 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2। तो ये कुछ ऐसा सा हमें दिखेगा। अगर यहाँ पे भी इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो डी डी एक्स, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि 1 फ्रंट में आएगा, और एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 दैट्स 2, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँ, याद करिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे डी वाई बाई डी एक्स की बात करूं तो वो कितना आ रहा है, सोच के देखिए। सर वो आ रहा है -2 माइनस 3x स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है ये कितना आ रहा है, -2 माइनस 3x स्क्वायर। सर एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, अंदर बच रहा है 2 प्लस 3x स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है। सर 2 प्लस 3x स्क्वायर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख पाएं। मैं बड़ी आसान सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। सर x चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो या नो, एटलीस्ट हमेशा ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? अगर ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी तो 3 इंटू नॉन नेगेटिव भी एक कंप्लीटली नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। और जैसे ही 2 किसी नॉन नेगेटिव वैल्यू में ऐड किया, मतलब ये मिनिमम क्या हो सकता है 0, x की वैल्यू 0 पर, तो 2 प्लस 0 विल ऑलवेज बी 2, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। क्या बात समझ आ रही? सर x की नेगेटिव वैल्यू रखा तो ये और बड़ा हो जाएगा, x की पॉजिटिव वैल्यू रखा तो भी बड़ा होगा, मिनिमम करने के लिए 0 रखा तो 3 इंटू 0 0, और 0 प्लस 2 2। तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी 2। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है
तो इस एक्सप्रेशन का हम ले रहे हैं नेगेटिव, हम एक पॉजिटिव वैल्यू के आगे हमेशा लगा दे रहे हैं नेगेटिव। सो डू यू रियलाइज कि आप ये कंक्लूड कर रहे हो सर कि dy बाई dx हमेशा नेगेटिव होगा, dy बाई dx हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब dy बाई dx हमेशा लेस देन 0 होगा। मतलब याद करो स्टूडेंट्स, मैंने एक सिंपल सी थ्योरी पढ़ी थी, सिंपल सी थ्योरी ये पढ़ी थी, किसी फंक्शन की अगर कुछ एक्सप्रेशन है और इस फंक्शन को अगर आपने डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को अगर आपने डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स, और अगर वो फंक्शन लेस देन 0 आता है, अगर वो फंक्शन लेस देन 0 आता है, तो आप कंक्लूड करते हो कि आपका जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। याद आई स्टूडेंट्स ये बात? अगर मैंने कंक्लूड कर पाया कि अगर इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैं कह पाता हूं कि वो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको ये बात है। सिमिलरली हमने एक चीज़ और सीख रखी है, अगर आपको बात दोहरानी ही है, रिपीट ही करनी है, तो सर हमने एक बात और सीखी थी कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता, मतलब अगर बात ऐसी कुछ आती कि सर जो आपका ddx आप निकालते, अगर f ऑफ x को डिफरेंशिएट करके ddx निकालते और अगर वो ग्रेटर देन 0 आता, तो आप इसको क्या कहते हैं सर? उस केस में आप कंक्लूड करते कि सर उस केस में जो f ऑफ x होता है ना, देन आप कहते हो यहाँ पे कि f ऑफ x डिक्रीजिंग था, और यहाँ पे अगर f ऑफ x आपका जो डेरिवेटिव आता, इसका डिफरेंशिएशन, तब आप कहते हैं f ऑफ x कैसा फंक्शन है सर? f ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता। आई होप ये बात भी आपको याद आ रही है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। इसी तर्ज पर मैं एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, हमारे dy को डिफरेंशिएट किया, तो ये कुछ नेगेटिव ऑफ समथिंग पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमेशा नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने कहा कि ये लेस देन 0 आया, जैसे ही मैंने कहा कि क्या सर 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 आया, मतलब आप कहना चाह रहे हो सर जो आपका फंक्शन था f ऑफ x, यानी क्या सर 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ सर। ये कैसा फंक्शन हुआ? आप देख रहे हो कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इसका जो डिफरेंशिएशन आपने निकाला, इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा था सर, ये जो आया सर ये लेस देन 0 आया। मतलब आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि आपका जो f ऑफ x फंक्शन है, f ऑफ x जो फंक्शन है जो कि क्या है 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब, सर ये जो है 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इतना ज़रूरी क्यों है समझना, या ये बात इतनी काम की क्यों है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके ग्राफ के बारे में क्या कह सकता हूँ? सोचो, आप सारी बातें भूल जाओ, आप तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टडी करो। मान लो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ ऐसा सा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि देखो गिर रहा है, ये हमेशा गिर रहा है, मतलब ये इधर से आता जा रहा है, और ये ऑब्वियसली एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है सर। ये एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे सब जगह रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसा नहीं है, हमेशा नेगेटिव है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका जो डिफरेंशिएशन निकाला वो हमेशा नेगेटिव है, और अगर इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है मतलब एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट? सोच के देखो, 2-3 बातें जो आपको अभी थोड़ी नहीं लग रही होंगी, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप ये बातें बहुत हल्के में कह दोगे, बट फिलहाल चूंकि हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं और बाकी सारी बातें आपको नहीं पता है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि सर मान लो एक वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से x1 और एक वैल्यू ले लेते हैं x2। मुझे दिख रहा है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। सर अगर x1 x2 से छोटा है तो मैं x1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ। सर x1 पे इस फंक्शन की वैल्यू आती है f ऑफ x1, और x2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है सर? x2 पे इस फंक्शन की वैल्यू आती है f ऑफ x2। क्या आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स? और क्या आप y एक्सिस पे देख पा रहे हो f ऑफ x2 नीचे है f ऑफ x1 से, यानी कौन बड़ा होगा सर? f ऑफ x1। मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ कि सर अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, if f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर f ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा? देन अगर सर x1 x2 से बड़ा है तो आप लिखते हो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होता है। क्या ये बात समझ आई स्टूडेंट? डिक्रीजिंग में उल्टा होता है, इंक्रीजिंग में सेम चलता है। इंक्रीजिंग में आप सोच के देखो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग में तो कहानी सेम है। जैसे आप log x का फंक्शन याद करो, e टू द पावर x का याद करो, कोई भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन याद करो, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग बहुत सुलझे हुए फंक्शंस होते हैं। आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर ये मान लो एक x1 है और ये अगर x2 है ना, दो दूर की वैल्यू ले ली, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो सर f ऑफ x1 क्या है? ये रहा, है ना, और f ऑफ x2 क्या है सर? ये रहा। और मुझे क्लियरली दिख रहा है सर x1 जो है x2 से छोटा है, और f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा है, क्योंकि y एक्सिस पे ये नीचे है और x एक्सिस पे ये पीछे है। तो जो छोटा है उसके लिए छोटा, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा। कब? जब एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जो बात मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात बड़ी आसान सी स्टूडेंट्स, कि हमें जो पता चल रहा है वो ये कि f ऑफ x कैसा फंक्शन है सर? f ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसी बात पर पूरे क्वेश्चन का क्रक्स, पूरे क्वेश्चन का जस्ट छुपा हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपसे कोई कहे f ऑफ x1 जो है
सर वो है ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। सर अगर एफ ऑफ x1 x2 से बड़ा है तो ये तभी हो सकता है अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप कहोगे देन सर आप कह सकते हो कि x1 जो है वो बड़ा नहीं होगा x2 से, वो छोटा होगा x2 से, क्योंकि एफ ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट्स? डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से बड़ा है तो x1 x2 से छोटा होता है। बस इसी बात पर ये पूरा क्वेश्चन छिपा हुआ है। बट इस बात तक लाने के लिए हमने ये पूरी कहानी समझी स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट करके हमने पता किया कि डिक्रीजिंग है, और फिर डिक्रीजिंग होने के बाद डिक्रीजिंग होने की एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। और अब आएंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो सुनिएगा। आपके पास इस तरफ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स। आई होप आपको ये बात समझ आई। आपको दिया है 3 बार एफ ऑफ एक्स कंपोजिट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है, ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है। अगर इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर बस इस एफ को देखो, इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए मान लो x1 और इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए मान लो x2। तो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। और अगर एफ ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सर हम बोल सकते हैं x1 जो होगा वो x2 से बड़ा होगा। क्या हम बोल सकते हैं? बस इसी कहानी को रिपीट करो, आप 5 या 10 सेकंड के अंदर आंसर ले आओगे। तो एक बार जल्दी से इसी कहानी को रिपीट करते हो, जल्दी से आंसर लाकर बताइए स्टूडेंट्स कि आप फाइनली क्या आंसर लिखेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई। आपने सोचा मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि एफ ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन है एफ ऑफ x2 से, तो x1 x2 से छोटा होगा। तो x1 क्या है सर? x1 है एफ ऑफ, ये वाला पार्ट है ना, एफ ऑफ x, ये आपका x1 है। और x2 क्या है सर? x2 है एफ ऑफ माइनस एक्स। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से बड़ा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है एफ ऑफ x, तो x1 x2 से क्या होगा? छोटा। क्या ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत कॉम्प्लिकेट आई होप नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर वापस मैं आपको सेम बात रिपीट करके समझाना चाहूं तो फिर से सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए x1 मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए x2 मान लो, तो वापस आपको कहा जा रहा है कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा है। आपको समझ आ रहा है? एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा है, तो डेफिनेटली एफ ऑफ x अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा है तो x1 x2 से बड़ा होगा। साइन उल्टा हो जाता है। तो x1 क्या है सर? x1 है एफ ऑफ x। आई होप आपको दिख रहा है x1 क्या है? एफ ऑफ x। और x2 क्या है सर? x2 है माइनस x। तो आप कहना चाह रहे हो एफ ऑफ x जो होगा वो x2 से बड़ा होगा, क्योंकि साइन उल्टा होता चला जाता है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मैं यहां पर आकर रुक रहा हूं। मुझे एक फाइनल कंक्लूजन मिला कि जो क्वेश्चन में उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन पूछा था, दैट गेट्स बॉइल्ड डाउन एज दिस फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन, मतलब वो इतना साधारण, इतना आसान एक्सप्रेशन है। पर कब? जब हमें ये पता हो कि ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब हमें ये पता हो कि इस फंक्शन को कैसे सोचा जाना है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाकर हम समझते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, इस कहानी को समझते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन आ रहा है कि इसी बात को, ये जो कहानी कही गई है, इसी बात को आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। आई होप हमें ये लिखना है, बिल्कुल सही, हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। ये कहानी अगर लिखी तो आप देखो क्या होगा सर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है 30 माइनस 2x, और ये कितना है? माइनस एक्स क्यूब। और यहाँ पे कितना दिख रहा है सर? यहाँ पे दिख रहा है माइनस एक्स। अगर इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? ध्यान से सोचिए। मैं सारी टर्म्स उस तरफ ले जाता हूँ ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, इसलिए, है ना। इसको भी उधर लिखेंगे तो पहले तो दिख रहा है एक्स क्यूब पॉजिटिव होता हो, माइनस 2x उधर गया तो प्लस 2x माइनस एक्स, वो कितना हो जाएगा? प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। आई होप आपको समझ आ रहा है। और 30 उधर गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 30। और मुझे चाहिए सर, मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0, क्योंकि अब जब ये उधर गया तो ये नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये चाहिए मुझे लेस देन 0। आई होप ये बात बहुत बॉदर नहीं करी और आपको चीज़ें समझ आ रही। सर वापस मैं इसको फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ, तो फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं सोचूँ स्टेप्स, तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि सर 1 2 3 -1 -2, आप +3 ट्राई कर लो वापस, देखो इस बार बात बन जाएगी। 3 का क्यूब 27, और ये कितना 3, तो 27 + 3 30, 30 - 30 0। तो मुझे ये दिख रहा है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 30। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 30, इसका वन ऑफ द फैक्टर्स इज गोइंग
x माइनस थ्री क्यों होगा स्टूडेंट्स x माइनस थ्री? आप सोच के देखो, क्योंकि 3 ने इसको सेटिस्फाई किया। अगर 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी x माइनस थ्री। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर ये x माइनस थ्री है तो आई होप फैक्टराइजेशन वाली प्रोसेस, डिवीजन वाली हम याद है पॉलिनोमियल करते थे, बस वैसे ही करेंगे। अब सोच रहा हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस थर्टी, या तो सोच के भी निकाल सकते हो आप, पर फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो स्टैंडर्ड सी मेथड हम सीख लेते हैं इस बहाने। सर पहले तो यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, ये एक्स है, तो मैं एक क्वोशंट में पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर लिखा तो क्या हो जा रहा है सर, एक्स स्क्वायर लिखते ही ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। फिर सर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज एक टर्म है और x अपने आप में एक टर्म है, और माइनस थर्टी को हम ले आते हैं, है ना। अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या है x, तो मैं काम करता हूँ प्लस 3x से और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही प्लस 3x से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है माइनस 9x, है ना। और अगर अब इसे सिंप्लीफाई किया तो वापस देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस किया तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, 9x प्लस x कितना 10x, और ये कितना हो जा रहा है माइनस 30। 10x माइनस 30 अगर बनाना है तो यहाँ पे x माइनस थ्री दिख रहा है, आई थिंक 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो 10 के कारण क्या हो जाएगा 10x माइनस 30, क्लियरली हमें दिख रहा है पूरा एज इट इज 10x माइनस 30, और जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यानी कि बच जा रहा है जीरो, मतलब परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है ना जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो जो डिविडेंड है दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। मतलब सर आपका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस थ्री इंटू व्हाट, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, एक सेकेंड दीजिए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और मुझे चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये हमेशा लेस देन जीरो हो। ठीक है सर, ये लेस देन जीरो निकाल लेंगे। अब जैसे ही कोई मुझसे कहता है कि ये लेस देन जीरो हो तो दो बातें निकल के आती हैं। दो बातें क्या निकल के आती हैं सर, या तो x माइनस थ्री लेस देन जीरो होना चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 का लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? सर ये तो दिख रहा है x माइनस थ्री जब लेस देन जीरो है, अगर मुझसे कोई कह रहा है x माइनस थ्री लेस देन जीरो है, जब कोई कहता है x माइनस थ्री लेस देन जीरो तो वो कह रहा है x शुड बी लेस देन थ्री, तो पहला कंक्लूजन तो नजर आ रहा है ये। या फिर वो कह रहा है और, है ना, और के साथ क्या कह रहा है वो सुनिएगा बड़े ध्यान से, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 भी जीरो से छोटा होना चाहिए, मतलब ये भी हो सकता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 शुड बी लेस देन जीरो, तो या तो ये हो या ये हो, मतलब x की या तो ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी या ये वाली वैल्यू। सर इसको फिगर आउट करने से पहले मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका अगेन फैक्टराइज करेंगे, वेविकर मेथड यूज करेंगे। उससे पहले मैं इसकी रूट्स निकालना चाह रहा हूँ। इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे जो दिख रहा है सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं पहले। डिस्क्रिमिनेंट याद है ना स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद है। सो डिस्क्रिमिनेंट जैसे निकाला तो कितना रहा है बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, सो 4 इंटू ए कितना है स्टूडेंट्स 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और सी कितना है 10, तो ये जा रहा है 40, है ना। और 40 माइनस 9 कितना होता है माइनस 31। तो सर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस 31 एंड दैट इज लेस देन जीरो। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स कि इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। और जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, और रूट्स रियल नहीं होंगे तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। मतलब इसका ग्राफ हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, इसका ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। मतलब यहां से क्या कंक्लूड करोगे दैट यहां से आपको एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस आइडेंटिटी को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट यानी इसके रूट्स रियल नहीं है, इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मतलब पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता तो मैं कहता सर इस दौरान ये नेगेटिव है, बट ऐसा हो ही नहीं पाया ना, क्योंकि वो हमेशा उसके रूट्स है ही नहीं, उसके रूट्स नहीं है तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे सर यहाँ से निकल के आ रही है एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है काफी सारी वैल्यूज, एक्स इज लेस देन 3। तो ओवरऑल या तो ये होना था या ये होना था, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला बट यहाँ से तो काफी कुछ मिला, तो हम इसे ले लेंगे, क्योंकि और का मतलब क्या होता है सर, और का मतलब होता है यूनियन। याद करिए आपका पहला लेक्चर सेट्स रिलेशन इन फंक्शन का, तो आपको समझ आ रहा है बारीकियां कैसे काम आती हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल। तो एक्स इज लेस देन 3 चाहिए, तो ये जो इनइक्वालिटी है
वो किन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड होगी? सर ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज जो एक्स की होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है सर, हमने फाइनली कंक्लूड किया कि आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा किससे छोटी होगी? सर आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा 3 से छोटी होगी, है ना। बस इसी कंक्लूजन पे काम करते हैं। वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इसे सेटिस्फाई करें। तो पॉजिटिव मतलब क्या सर? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी मतलब क्या? 1 इंटीजर, है ना, 1 2 और 3 से छोटा। तो मुझे सिर्फ x की 2 ही ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही हैं जो इसे सेटिस्फाई करेगी। इंटीग्रल वैल्यूज पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव मतलब क्या? 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, और इंटीजर मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 ऐसी। तो 0 से बड़ी चाहिए और 3 से छोटी। तो 0 से बड़ी और 3 से छोटी इंटीजर्स कौन कौन है? 2, 1 एंड 2। तो इसकी 2 वैल्यूज मिली, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 2। मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही है? 2 वैल्यूज। तो इसका आंसर आप करेंगे 2। एक इंटीजर इनपुट टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आपको मिलेंगे जहां पे वो पूछेगा कि कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही है सर 0 से बड़ी और 3 से छोटी, तो 2 ही वैल्यूज है 1 एंड 2। तो इसका आंसर मार्क करेंगे आप 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया और यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे करनी थी। छोटी छोटी सी चीज़ें स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम समझेंगे, उसकी चिंता मत करना। ये मैंने कैसे कंक्लूड किया कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पार्ट भी नहीं समझ आया तो हम कैलकुलस में पढ़ेंगे। उसके बाद की कहानी जो मैंने बताई, बाद की कहानी क्या बताई स्टूडेंट्स? ये बात जो मैंने जब कही थी कि सर अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ x1 जो होता है अगर वो एफ ऑफ x2 से बड़ा है तो x1 जो होता है वो x2 से छोटा होता है। बस वही कहानी हमने दोहराई और उस बेसिस पे एक छोटा सा कंक्लूजन हम लाए और इस बेसिस पे हमने इसको एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया। हमने बस उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश की, जो इनइक्वालिटी थी इसे सॉल्व किया। फैक्टराइजेशन की थोड़ी हेल्प लगी तो 2 फैक्टर्स आए और वहां से हम कंक्लूड कर पाए कि x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। यहां से तो x की कोई भी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो 3 से छोटी, बट वो कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर मतलब 3 से छोटी लेकिन 0 से बड़े सारे इंटीजर्स। तो 0 से बड़े और 3 से छोटे 2 ही इंटीजर 1 एंड 2, तो हमने मार्क किया इसका आंसर 2। आई होप आपको सारी स्टेप समझ आई, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूरा आई होप क्लियरली समझ आए। एक अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार सा क्वेश्चन था, बहुत शानदार सी चीजें इसमें दी गई थी, है ना। विद दैट अगर मैं अब आगे बढ़ता हूं, कुछ चीजें समझता हूं, तो फाइनली अब हम उस पार्ट पर हैं स्टूडेंट्स। बाय द वे डोंट वरी, अभी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने डिस्कस किया, जहां पे हमने इजी, मॉडरेट, टफ और फाइनली जेईई एडवांस तक के लेवल को टच किया। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट है। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्टूडेंट्स, उसमें हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। जेईई मेंस और एडवांस में सेट्स, रिलेशन और फंक्शन से पास्ट ईयर्स में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अब आने वाले कुछ लेक्चर्स में। पहले हम जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर जेईई एडवांस के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि देखो ये चैप्टर बहुत टफ नहीं था, हमारे एंड से अब ये चैप्टर कंप्लीटेड है। अब इसका क्या पार्ट बाकी स्टूडेंट्स? पास्ट ईयर्स क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रही हैं, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रही हैं। कुछ चीजें डेफिनेटली, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, है ना। कुछ कुछ कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे तो उनकी चीजें जब अप्लाई हो रही हैं तो उस वाले पार्ट के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन मुझे दीजिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी खुद के लिए रखिए कि वो पार्ट नहीं भी समझ आए तो चलेगा, क्योंकि वो चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो तुम सोचोगे कि सर इतनी देर तक आप इसको समझा क्यों रहे थे। वो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट आपने अभी पढ़ा नहीं है ना। पर अगर वो नहीं भी समझ आ रहा है तो जब वो चैप्टर हम पढ़ लेंगे जैसे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, तो और अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा स्टूडेंट्स वो होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, जो जेईई मेंस में आए होंगे। फिर हम जेईई एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे जरूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स की क्या आपको पता है, www.magnetbrains.com ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अलग अलग काफ़ी सारे सेगमेंट्स और डोमेन में, जैसे किंडरगार्टन से K-12 सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET, IIT, जेईई, नीट, NTSC, ओलंपियाड, गवर्नमेंट एग्जाम्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स। जब आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, जब आप www.magnetbrains.com एक्सेस करेंगे तो आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म इजीली ओपन होगा और इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट, जैसे ही आप कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे तो आपको, जैसे अगर आप IIT जेईई पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा। हम इंश्योर करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स फॉर स्टूडेंट्स की आपको टॉप टीचर्स इंडिया के क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करें। मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन जैसा कुछ नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ, पूरे के पूरे प्रोग्राम, पूरे के पूरे पैकेजेस, कंप्लीट कोर्सेज क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री में प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स।
जैसे आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स पर क्लिक करते हैं वॉच नाउ पर, तो आपका मैथ का पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप सारे के सारे लेक्चर्स ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन जो चैप्टर चल रहा है, इसके सारे लेक्चर्स, DPPs, उनके PDF, उनके सोल्यूशन, PYQs, MCQs, सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एवरीथिंग यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड है। तो आप बस उस चैप्टर को एक्सपांड करिए और जो भी लेक्चर आपको देखना है वॉच नाउ पर क्लिक करिए। कुछ पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहीं पर आपको बफर फ्री मोड में आपके वीडियोस स्ट्रीम होंगे और यहीं पर आप उन्हें फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। जैसे अगर आप IIT JEE नीट की बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट करके एक यूट्यूब चैनल है। यही की यही सारी चीज़ें एज इट इज़ वहाँ पर भी सेम फ्री ऑफ कॉस्ट रेप्लिकेट होती हैं। आप वहाँ भी यही की यही सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं वहाँ से भी। बट आई वुड प्रेफर सेइंग कि सर यहाँ से पढ़ना थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस, अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे। अब देख पाओगे कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, अब ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आप आसानी से अपनी तैयारी को ट्रैक कर पाएंगे अगर आप यहाँ से चीज़ें करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। सो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आई एम वेरी श्योर कि आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही है, आप इनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आ रहे होंगे, और अगर सच में पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़रूर लाइक करिए। चैनल से अपडेटेड अगर रहना है आपको, अगर चैनल पे होने वाली हर गतिविधि, हर एक्टिविटी के बारे में पता रखना है कि देखो ये नया वीडियो रिलीज़ हो रहा है, अब आपके लिए कुछ नया प्लान किया जा रहा है, तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको हर बात पता चलती रहे, आप अपडेटेड रहें, है ना, हर चीज़ आपको बताई जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करिए। रियली सॉरी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर आप शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉड्यूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे इस चीज़ को पहुंचाकर। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, जो भी जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है उन तक, ताकि हर इंसान इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।